हे गाइस, वेलकम बैक। आई नो कि मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई हूँ। वैसे भी मैंने वो स्टोरी हमारी परसों को लिख दी थी, बट यार मैं क्या करूँ, मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा है। इवन मेरी घर में बिल्कुल भी लाइक इवन छोटा सा स्पेस नहीं है जिसमें जाके मैं अच्छी तरीके से बिना किसी के प्रेजेंस में स्टोरी को एक्सप्लेन कर सकूं। और फॉर द लास्ट पार्ट ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि उसे ऐसे बैकग्राउंड में रिकॉर्ड करा जाए जिसमें कोई भी नॉइज़ ना हो, बिकॉज इट हैव अ लॉट ऑफ इमोशन। सो वो मुझे नहीं मिल पा रहा है, इस वजह से मैं स्टोरी को आखिरी पार्ट दे नहीं पा रही हूँ। ऑलमोस्ट मैंने लिख चुका है। हाँ, आखिरी पार्ट बहुत इमोशनल है। मैं खुद भय भय करके बहुत रोई थी। मेरे को भी बहुत रोना आया था जब मैंने ये सारी चीज़ें लिखी थी, बिकॉज़ मैं इस तरीके से उसे लिखना चाहती थी जिसमें लैंसन की फुल फीलिंग्स हो। और आई डोंट नो कि मैंने सही तरीके से लिखा है या फिर कुछ छोड़ दिया है, वो मुझे नहीं पता। बट मैंने पूरा कोशिश किया है कि मैं उस स्टोरी में लास्ट पार्ट में फुल्ली वांग जी के सेक्रीफाइसेस की पूरी स्टोरी लिख सकूं। एंड देखते हैं कि आज का पार्ट कैसा होगा। एंड आज का पार्ट ये स्टोरी ख़त्म हो जाएगी। सो आज का पार्ट जिसको भी आप शेयर करना चाहते हैं आप शेयर कर सकते हैं। अगर ये स्टोरी आपको पसंद आती है तो उसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। और हाँ, ये आपका आखिरी मौका है इस स्टोरी के कमेंट सेक्शन में फुल्ली बताने का। जो जो भी इस जर्नी से जुड़ा हुआ था तो वो मुझे ज़रूर बताना कि आपको ये वाली स्टोरी कैसी लगी। क्या आपको सच में लगता है कि लहजान डिज़र्व करता था ये सारी चीज़ें? आई मीन हर कोई जानता है एंड टाइम में क्या क्या हुआ। एंड मैं जानना चाहूँगी इस पार्ट के बाद कि आपको क्या लगता है कि आपके हिसाब से कि लैनसन की फीलिंग्स वोइंग के लिए कैसी थी। वहीं सबकी ओपिनियन अलग अलग है। किसी को लगता है वोइंग ने ज़्यादा सफ़र किया है, किसी को लगता है लैनसन ने ज़्यादा सफ़र किया है। बट मुझे ऐसा लगता है कि दोनों ने उतना ही सफ़र किया है जितना कि हर कोई करता है। सो हर कोई आज मुझे इस कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको क्या लगता है, हु सफ़र द मोस्ट इन द ड्रामा। ओके, तो चलो हम स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। सो कहानी का ख़त्म वहाँ से हुई थी जहाँ से अचानक लैन करण के अंचे हो गया था। और उसके बाद वोइंग बेहोश हो गया था। हमारा आइंग बेहोश हो गया था, बिकॉज़ इतना ज़्यादा प्रेशर। और लैन करण को देखकर कहीं ना कहीं वोइंग बेहोश होके किसी और दुनिया में चला गया था। अब हमें दिखाते हैं इस पार्ट में क्या होने वाला है। एंड गाइस, इस पार्ट का नाम है फैशन एंड सफ़र ऑफ लैंसन। चलो हम स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। अभी जो मौसम था, अभी हमें बिल्कुल विलेज की जो स्ट्रीट थी वहाँ पे दिखाया गया। आंधी तूफान आ चुका था, बारिश बस होने ही वाली थी। उससे पहले जो तूफान होता है ना, वो आया हुआ था। हवाएं तेज़ चल रही थी, जिस वजह से जो वहाँ के स्ट्रीट्स और इन थे उनके ऊपर लगी हुई जो बैल थी वो जिंगल कर रही थी। अभी जो मौसम एकदम शांत था और काम था, वो अब बहुत ज़्यादा ब्लैक हो चुका था। आसमान के जितने भी सफ़ेद बादल थे वो घने बादलों में बदल चुके थे और हवाएं बहुत तेज़ चलने लगी थी। पत्ते नीचे गिर रहे थे। स्ट्रीट की हर जगह धूल से भर गई थी। स्ट्रीट के हर वो इंसान जो कि वहाँ पर कुछ समय पहले था, सब कुछ जा चुका था। सबने अपने रूम का डोर बंद कर लिया था, बिकॉज़ तूफान आने ही वाला था। कोई भी एक भी इंसान बाहर नहीं था, सिवाय स्ट्रीट के सबसे बीच वाले हिस्से में एक पर्सन जो कि आराम से बेहोश पड़ा हुआ था। ना तो हिल रहा था, ना तो डुल रहा था। बस वो आराम से आंखें बंद करके सिर्फ एक ऐसी दुनिया में जा चुका था जिसे वापस आना उस पर ही डिपेंड करता था। और इसके साथ साथ उस पर्सन को हक करे हुए हमें हंगवन जुन को दिखाया गया। हंगवन जुन ने उस इंसान को बिल्कुल इतनी कस के पकड़ा हुआ था जैसे कि वो उसे जाने नहीं दे सकता था। उसकी कामिंग वॉइस बार बार वहींग के कानों में फैल रही थी और वह बार बार एक ही चीज़ को चैंटिंग करा जा रहा था। बस यही वो बोल रहा था। उसकी सांसें काफ़ी ज़्यादा गहरी थी, उसकी आंखें नम थी, उसके बाल जो पूरी हवा में फ्लोट कर रहे थे और उसकी आंखें विंग से नहीं हट रही थी। आंखों में एक डर और हाथों में कंपन के साथ हमारा हंगवन जुन कहता है, प्लीज़ वापस आ जाओ विंग, प्लीज़ मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ विंग, मुझे छोड़ के मत जाओ, आंखें खोलो विंग। एंड इसी के साथ साथ आचिंग जो कि वहीं पर ही बैठा हुआ था, उसका आधा हाथ विंग के फ्लोरेट के ऊपर था, लेकिन वह शॉक था।
उसकी आंखों में क्वेश्चंस थे। जिस तरीके से हांगवन जुन विंग को पकड़ा हुआ था, उस तरीके से कंडीशन काफ़ी अलग दिख रही थी। आशिन को ऐसे लगा था कि हांगवन जुन विंग के साथ कोई गेम खेलना चाहता है, जैसे कि उसके अंकल ने खेला है। लेकिन जिस तरीके से हांगवन जुन विंग के लिए आंसू को बहा रहा था, उससे कहानी कुछ और ही नजर आ रही थी, जिसकी वजह से आचिंग डर रहा था विंग को हाथ लगाने से। और साथ साथ दूसरी तरफ हमारा वांग जी जो था ना, उसकी जो होप थी वो एकदम डार्कनेस में जा रही थी। ये सीन यही कट करके हमें एक सुंदर सी घाटी का दिखाया गया, जिसके चारों तरफ दूर दूर तक सिर्फ फ्लावर्स और साथ साथ सिर्फ ग्रासेस थी, घास थे। वो जगह इतनी सुंदर थी ना, जिसके चारों तरफ मैजिकल बटरफ्लाई उड़ रही थी। ये जो जगह थी वो रियलिटी नहीं, वो एक ड्रीम था, एक ऐसी इमेजिनेशन दुनिया जिसमें आइंग आ चुका था। और वो इसलिए आया था, वो आ चुका था, सॉरी। यहाँ पर हवाएं बहुत अच्छी चली थी। इवन जो स्काई था उससे भी मैजिकल जो रोशनी थी, लाइट थी, वो नीचे पड़ रही थी। चारों तरफ सन्नाटा था, हवाओं की रस्टिंग की आवाज़, पत्तों के गिरने की आवाज़, और कुछ चीज़ें और कुछ बैल की आवाज़ आइंग के कानों में पड़ती है। आइंग जो कि हेल्पलेसली, होपलेसली और होमलेसली अपने जो घास था उसके ऊपर लेटा हुआ था। जैसी बैल की आवाज़ बजी और एक स्मेल, एक ऐसी मधुर स्मेल जब उसको उसके नोज़ पे टक हुई, तो उसकी आंखें फ्लटर करने लगी और उसकी हाथें जो ग्रास थी उसमें कसने लगी। वो फैमिलियर सी सेंट जो कि इतने सालों के बाद वो सूंघ रहा था। क्या ये सच है, ये सपना? क्या वो सपना देख रहा है? ये सोच के आइंग कि धीरे धीरे करके आंखें उड़ने लग जाती है। आइंग अपनी आंखों को खोलता है, एंड जैसे ही वो खोलता है तो वो सीधा उठ के बैठ जाता है और चारों तरफ देखने लग जाता है। उसकी आंखें चौंक गई थी कि वो किस जगह में आ चुका है। वो ये यहाँ पे क्या कर रहा है। आगे अपने पूरे शरीर को देखता है, जिसमें कोई भी चोटों के निशान नहीं थे। सिर्फ वो वहाँ पर बैठा हुआ था, आजू बाजू कोई भी नहीं था। इवन वहाँ पर कोई हाउसेस, नथिंग, एक भी पर्सन वहाँ नहीं था। आइंग अपनी आंखों को थोड़ा मीन के सोचने लग जाता है कि वो कहाँ पर है। क्या वो सपना देख रहा है? हाँ, ये सपना ही हो सकता है। यही सोचते हुए आइंग बस यही सोचा था कि अगर ये सपना है तो ये कैसा सपना है। क्या वो मर चुका है या फिर मरने के बाद हेवन में आ चुका है? ऐसा है तो उसे कोई क्यों नहीं दिख रहा है हेवन में। ये सोच के आइंग को बहुत कन्फ्यूजन हो रही थी। तभी हमारे आइंग को फिर से एक वही स्मेल, फेमिलियर स्मेल, वुमन की फेमिलियर स्मेल दोबारा से उसके नोज़ को लगती है और आइंग कन्फ्यूज हो जाता है। आइंग का दिल एकदम धड़कने लग जाता है, उसकी आंखें डेस्परेटली किसी को सर्च करने लग जाती हैं। एंड वो उस स्मेल को सक कर सक सुन सूंघ सकता था। वो स्मेल फैमिलियर थी, कितने सालों के बाद वो स्मेल को सूंघ रहा था, जिसमें वार्म थी। आइन समझ चुका था कि ये स्मेल किसकी थी। आइन को ये लगा कि वो मर चुका है एंड अब वो हेवन में आ चुका है। ये सोच के आइन बहुत डेस्परेट होने लगा। अगर वो हेवन में है और ये स्मेल सच में उसकी मॉम की है, तो सच में उसकी मॉम यहीं और कहीं होगी। क्या वो सच में सारी दुनिया को छोड़ के अपने मॉम और डैड के पास आ चुका है? ये सोच के आइन का फेस थोड़ा सा स्माइल करता है कि आप उसे इतना सारा सफ़र करने की ज़रूरत नहीं होगी। आइन खड़ा होता है और यहाँ वहाँ देखने लग जाता है, बट कहीं पर भी आइन को अपनी मदर और फादर नहीं दिखाई दे रहे थे। जैसे उनका स्मेल वो सूंघ सकता था। आइन डेस्परेटली बोलता है, माम, अगर आप ये मामा, अगर आप यहाँ हो तो प्लीज़ मेरे पास आइए, अपने आइन को अपने बाहों में जकड़ लीजिए। मैंने आपकी वार्मथ के लिए बहुत सारे सपने देखे थे। माम, प्लीज़, आप कहाँ हैं? मुझे आप क्यों नहीं दिखाई दे रही हैं? मुझे पता है आप यहाँ पर हैं। प्लीज़ अपने आइन को इतना मत तड़पाइए। इस तरीके से हमारा विंग बोलने लग जाता है। विंग यहाँ वहाँ ढूंढने लग जाता है, लेकिन विंग को अपनी मॉम नहीं दिखाई देती है। उसके बाद दूर हमें एक लेडी और एक मैन की आवाज़ सुनाई देती है, जो कि हंस रहे थे, स्माइल कर रहे थे, और वो झाड़ियों के पीछे से घाटी के एंड से आ रही थी। विंग को जब ये आवाज़ सुनाई देती है, वही वही लाफिंग सुनाई देती है, तो वो बिना कुछ जाने वहाँ उस तरफ घाटी के एंड तक भागने लग जाता है।
उसे फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि वो कितना गिर रहा था, कितनी उसे चोटें लग रही थी। जस्ट वो चेज़ करना चाहता था, अपनी मॉम डैड को देखना चाहता था। कितना ज़्यादा उसने सफ़र किया था, लेकिन अब ये सफ़र एंड हो चुका है। अब वो फाइनली वहाँ आ चुका है जहाँ वो हमेशा आना चाहता था। नो मोर, जिसमें कोई पेन ना होगा, जिसमें उसे प्यार के लिए बेगिंग नहीं करनी पड़ेगी। जस्ट वो और उसके पेरेंट्स हमेशा से। आइन भागते हुए, आसान भागते हुए झाड़ी के पास जाता है और झाड़ी को साइड करके उसी क्लिफ के पास में पहुंच जाता है जिसमें बहुत खूबसूरत से फ्लावर थे और उसके नीचे सिर्फ खाई थी। आइन जैसे ही आगे पहुंचता है तो उसके सामने उसकी पीठ पे, लाइक उसकी फेस पे पीठ मोड़े हुए एक लेडी जिसकी लॉन्ग ब्लैक हेयर थी। उसके हेयर्स में एक वाइट कलर का फ्लावर था। उसकी आंखें बहुत ज़्यादा प्रिटी थी। उसका पूरा फेस बहुत खूबसूरत था और साथ साथ उसके हाथ किसी के साथ इंटरवाइन थे। जब आइंग दूसरी तरफ देखता है, वहाँ पर एक और पर्सन जो कि बहुत ज़्यादा हैंडसम, उसकी आंखों में काइंडनेस था और जेंटल स्माइल उसके फेस में थी। आइंग की आंखों से आंसू ने लग सॉरी आशन की आंखों से आंसू गिरने लगे, क्योंकि वो और कोई नहीं, उसके मॉम और बाबा थे, उसके मदर और फादर थे, जिसे आशन बहुत ज़्यादा याद करता है। वो मदर एंड फादर जिसने पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा उसे प्यार किया था। और इसके बाद आइन ने जब उन्हें खो दिया, आशिन ने जब उन्हें खो दिया, तो उसके बाद कभी किसी ने उससे इतना प्यार नहीं किया। जब वोइंग ने इतने सालों के बाद अपनी मॉम डैड को देखा और वो कितने ज़्यादा स्माइल कर रहे थे, ये देखकर वोइंग के आंखों में आंसू आने लगे और वो धीरे धीरे करके ज़मीन में गिर के मोती में कन्वर्ट होने लगे। विंग को यकीन नहीं हो रहा था। विंग को ऐसा लगा था कि कभी वो अपनी मॉम और डैड को कभी नहीं देख पाएगा और वो इस तरीके से जिएगा हमेशा, एक कर्ज के साथ और लोगों की नफ़रत के बीच में। लेकिन देखो, वो फिर से अपने मॉम और अपने पापा से मिल रहा है। आइन आगे बढ़ता है और उसके जो जूतों की आवाज़ थी, लाइक उसके जो जूतों की आवाज़ और उसके रोप्स की घिसड़ने की आवाज़, वो चारों तरफ शांत जो घाटी थी उसमें फैल रही थी। आइन बोलता है, मॉम, पापा। वो रोते हुए बोलता है, उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा धीमी थी, बट उसकी आंखों में आंसू थे जो कि कोई भी डिनाई नहीं कर सकता था। विंग रो रहा था क्योंकि वो थक चुका है इस दुनिया से। वो थक चुका है सबको ये बताने के लिए कि उसे भी प्यार की ज़रूरत है। उसकी ज़ुबान बोल नहीं पाती है, उसका चेहरा उसके दुखों को नहीं दिखा सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो इंसान नहीं है। उसे भी वार्मथ चाहिए, उसे भी कोई ऐसा चाहिए जो कि उसे उसे प्यार करे, उसे समझे, उसके लिए स्टैंड ले। बट ऐसा किसी ने नहीं किया। इस वजह से विंग थक चुका है सबके बीच में पिसते पिसते। विंग जब अपनी मॉम डैड को देखता है ना, तो वो सुकून पाता है। वो सुकून जो कि इतने सालों से उसने बिना अपनी मॉम डैड के जिया था, वो उसे कभी नहीं मिला था। हर एक रास्ते में उसे कर्ज मिला, उसे ऐसी बातें सुनने को मिली जो कि एक बच्चे को नहीं सुननी चाहिए। वो सब डिज़र्व करता था? नहीं, वो कभी ये डिज़र्व नहीं करता था। जस्ट बिकॉज़ वो अकेला है, इसका वजह से सभी लोग सिर्फ उसे सुनाते हैं, क्योंकि उसके साथ में खड़ा होने वाला कोई नहीं है। इस चीज़ ने विंग को कहीं ना कहीं तोड़ दिया है, अंदर से भी और हर चीज़ से भी। उसके अंदर होप हुआ करती थी, लेकिन अब वो सिर्फ मरना चाहता है। वो दोबारा उस जगह पे नहीं जाना चाहता है जिसमें सभी ऐसे लोग हैं जो कि उससे कुछ ना कुछ चाहते हैं। विंग दोबारा से बोलता है, मॉम, डैड, जिसमें वो लेडी जब किसी की आवाज़ सुनती है जो कितनी पेल में थी, उसका फेस कहीं ना कहीं लाइट अप हो जाता है। उसके जो लिप्स थे वो टर्न हो जाते हैं और वो एक छोटा सा स्माइल करते हैं। उसकी आंखों में एक ममता थी एंड प्यार था। उसके हाथ जो दूसरे पर्सन के साथ इंटरवाइन थे, वो अपनी आंखों को ऊपर कर दी है और अपने हस्बैंड की तरफ देखती है। उसके हस्बैंड भी उसकी तरफ देख रहे थे। वही कांग से चांद की तरफ हाथ सर हिलाते हैं और उसे इशारा करते हैं कि अब समय आ चुका है
सब कुछ बताने का और यहाँ से जाने का, मुक्त होने का, और इससे पहले अपने बच्चे से मिलने का, उसके दुख और दर्द को समझ के उसे ये बताने का कि अभी इतनी जल्दी नहीं ज़िंदगी ख़त्म होती है। अब उसकी ज़िंदगी में बहुत सारे पल हैं। अभी उसे वापस जाना है उस इंसान के लिए जिसका प्यार उसे जाने नहीं देगा इस दुनिया से। सोच के कांग से सन उड़ जाती है और वही चांगते के साथ पीछे मुड़ के देखती है। वही जब अपनी मदर के चेहरे को इतने सालों के बाद, इतने सदियों के बाद दिखता है ना, तो उसे यकीन नहीं होता है। 2 मिनट के लिए उसका दिमाग भी एकदम सुन्न हो गया था। वो जानता था ये सब कुछ भ्रम है, ये सब कुछ ड्रीम है, सपना है, लेकिन वो तैयार था उस सपने के पिंजरे में जाने के लिए। इसकी सच्चाई इतनी खूबसूरत थी, जिसकी सच्चाई में उसकी मॉम डैड थे, वो तैयार था जाने के लिए। इसीलिए वेइंग का दिमाग और उसका दिल दोनों बंद पड़ चुका था। उसकी आंखों के सामने वो 2 पर्सन खड़े थे जो कि उसके लिए मैटर करते थे, और वही 2 पर्सन थे जो उसको सेल्फलेसली लव करते थे। वेइंग कंटिन्यूसली आंखों के साथ अपनी मॉम डैड को डेस्परेशन के साथ देख रहा था। उसकी मॉम ना तो कुछ बोल रही थी, ना तो कुछ कह रही थी, लेकिन हाँ, उनकी आंखों में वही प्यार था जो कि वेइंग हमेशा मिस करता है। जो कि वो वही आंखें उसी तरीके से उसे देख रही थी जिस तरीके से उसे वो बचपन में देखा करती थी। कांग ससन जानती थी कि उसका बेटा बहुत सारे कश्मकश में है, दर्द में है, दुख में है, जो कि इस दुनिया ने उसे दिया है, और वो सिर्फ उसे हल्का करना चाहती थी। इस वजह से वो कुछ ना बोल के अपने बाहों को फैला देती है ताकि वो पहले अपने बेटे को सुकून से हग कर सके, मे बी आखिरी बार यहाँ से मुक्त होने के लिए, क्योंकि वो हर बार रियलिटी को पकड़ के नहीं रह सकती है। इसीलिए वो अपने बाहों को फैला देती है। विंग जब अपनी मॉम को ऐसे करते हुए देखता है तो वो 1 सेकंड भी नहीं रुकता है, क्योंकि बहुत हो चुका है। वो उनसे सिर्फ उन पर जकड़ना चाहता है, उन्हें हग करना चाहता है, उनसे गले मिलना चाहता है, उनकी बाहों में रोना चाहता है, अपने दुख दर्द को बताना चाहता है कि क्या हुआ है इसके साथ में। कोई सुनने वाला नहीं था, वो सुनाना चाहता था, बट वो क्या करे। हर वक्त हर पल उसे ऐसा लगता था कि अगर वो किसी को सुनाएगा तो सब उसका मजाक उड़ाएंगे। उसका दर्द और दुख कोई भी समझने वाला नहीं था। हर कोई उसे ऐसा समझता था कि वो एक ऐसा पर्सन है जिसके अंदर कोई फीलिंग्स नहीं है, चाहे उसे कोई कुछ भी बोल दे वो सुन लेगा। लेकिन ये सच नहीं है। वो सुनाना चाहता था लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। वही अपनी मॉम को हक करना चाहता था, इसी वजह से वो दौड़ के उनके पास में आ जाता है, बिकॉज़ वो चाहता था कभी ये सपना टूट जाए और वो वहाँ से गायब हो जाए, उसे भी नहीं पता था। इसी वजह से वो उनको रोकना चाहता था और उनको जाने से फिर से अगर उसे चांस मिले तो वो उनको जाने नहीं दे सकता था। इस वजह से विंग कांग से सन के चारों तरफ अपने बाहों को इस तरीके से जकड़ लेता है कि वो दोबारा से उससे दूर नहीं होना चाहता है। वो उनको इस दुनिया में रोकना चाहता था। एक बार उन्होंने अपनी मॉम और पापा को खो चुका था, लेकिन अब फिर से वो अपनी मदर को और अपने फादर को दोबारा से नहीं खोना चाहता है। ये सोच के ही विंग का दिल एकदम दर्द से भर जाता है। विंग अपनी मदर को कस के हक कर लेता है और वो रोने लग जाता है। विंग की सिसकने की आवाज़ कांग से सन को सुन रही थी। वही चांग से वहीं पर खड़े हुए थे और ये सब कुछ देख रहे थे। उनकी आंखों में भी आंसू थे और वो देख सकते थे कि कितना ज़्यादा विंग सफ़र कर चुका था और सफ़र कर रहा था। विंग इतनी ज़ोर ज़ोर से रो रहा था कि वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। विंग ने कभी भी किसी के सामने इतना नहीं रोआ, लेकिन जब आप अपने आप के पास में होते हैं, जब ऐसे इंसान आपके पास में होते हैं जिनके सामने आप अपने हर वेपन को डाउन कर सकते हैं, तो वो सिर्फ पेरेंट्स होते हैं। और विंग बस उनके सामने रोना चाहता था। इस वजह से वो बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाता है। अपने दुख और दर्द को भुलाने के लिए वो कांग से सनन को हक कर रहा था। कांग से सनन भी धीरे धीरे करके विंग को सहला रही थी, उसके बालों को स्टॉक कर रही थी ताकि विंग चुप हो जाए और उसका जितना भी दर्द था वो पिघल जाए। लेकिन विंग रुकने को तैयार नहीं था। इतने सालों का दर्द, इतने सालों का बिछड़ापन, वो अपने आप को नहीं रोक पा रहा था।
वो ऐसे रोने लगा जैसे कि वो टूट चुका है, वो एकदम मर चुका है, वो डेड हो चुका है। उसके अंदर कोई होप नहीं थी वापस जाने की, वो बस यहीं रहना चाहता है। इसी वजह से वो रोने लगा। हर वो ब्लेम, हर वो रात जो कि उसने अपनी मॉम के बिना गुजारी है, हर वो पनिशमेंट जो कि उसने ली है, और हर वो दिन जिसे वो हमेशा अपने आप को हक करके सोया करता था, जिसमें उसके साथ में कोई भी नहीं होता था। दुनिया के हर बच्चों के पास उसके माँ बाप हुआ करते थे, लेकिन विंग के पास वो भी नहीं थे। विंग वो सारी चीज़ें भुला जाता था, वो सारी चीज़ें भूल चुका था, क्योंकि अब वो सिर्फ अपनी मॉम की वार्मथ में था। वो रोने लगा, और उसके अंदर का जितना भी डर, उसके अंदर का जितना भी दुख था, वो बाहर आने लगा। विंग को मैटर नहीं करता है कि फ़ेथ ने उसके साथ ऐसा क्यों गंदा मज़ाक किया। सिर्फ़ वो ही क्यों है जिसके पेरेंट्स उसके पास में नहीं हैं। बाकी सब खुश हैं, सिर्फ़ वो ही खुश होने के क्यों नहीं डिज़र्व करता है। हर वो कोशिश जो कि वो करना चाहता था, लेकिन हर बार हर इंसान उसे पीछे खींच लेता था, और हमेशा बस उसे सिर्फ़ ज़ीरो ही मिला है। वो सिर्फ़ ये डिज़र्व करता है अपनी मॉम के पास रहना, और वो रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे उसे दूसरी दुनिया से कनेक्शन तोड़ना पड़े, क्योंकि वैसे भी उस दुनिया में कोई भी नहीं है जो कि उसे चाहता है, जिसे उसे अपनाएगा, उसे प्यार करेगा, उसके लिए स्टैंड लेगा। ऐसा कोई भी नहीं है। वो क्यों जाए, क्यों अपने आप को उन लोगों के बीच में वेस्ट करे जो कि उसे नहीं समझते हैं, सिर्फ सेल्फिशनेस, या फिर विंग से कुछ चाहते हैं। इसीलिए विंग यहीं रहना चाहता है। चाहे कुछ भी हो जाए, वो अब वापस नहीं जाएगा, ये उसने मन बना लिया था। विंग कब अपनी मॉम को हग करते करते स्लाइड होके उनके पैरों तक पहुंच जाता है, उसे पता तक नहीं चलता है। विंग अपनी मॉम को जकड़ लेता है, उनके पैरों को जकड़ लेता है, और वो अभी भी रो रहा था। 20 मिनट से रोता हुआ विंग अपने आप को रोक नहीं सकता था। हर एक शब्द के साथ विंग का जो पेन था वो देखा जा सकता था। विंग बोलता है, मॉम प्लीज़ दोबारा से मुझे छोड़ के मत जाना, मैं आपके बिना नहीं रह सकता हूँ। प्लीज़ मॉम मुझे अपने साथ ले जाइए, मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। मेरा कुछ भी नहीं है वहाँ पर, कोई भी मुझे नहीं चाहता है, सब फेक हैं, सब के सब। बस मॉम आप सभी मेरे लिए क्लियर हो, आप सब मुझसे प्यार करते हो, प्लीज़ मुझे अपने साथ रहने दीजिए, मैं आपके साथ जाना चाहता हूँ। बस एक बार दोबारा से अपने आशिन को छोड़ के मत जाइए, नहीं तो मैं आपके बिना मर जाऊंगा। ये कह के विंग के जो आवाज़ थी वो लटकाने लगती है। जब वही चांग से आकांक्षा अपने बेटे को इस हालत में देखते हैं ना, तो उनकी भी आंखों में आंसू आ गए थे। वो विंग को काम डाउन कराने की कोशिश करते हैं, लेकिन विंग नहीं हो रहा था। इसमें कांगसा बोलती है, प्लीज़ विंग चुप हो जाओ। ऐसे कह के वो विंग के बालों को सहलाने लग जाती है, बट विंग बोलता है, नहीं मॉम प्लीज़ आप मुझसे वादा कीजिए कि आप मुझे फिर से छोड़ के नहीं जाएंगे। आपका आशन आप दोनों के बिना कुछ नहीं है, मैं बिल्कुल मर चुका हूँ, और मैं और ज़्यादा नहीं सहन कर सकता हूँ। आप मुझे अपने साथ ले जाइए अपनी दुनिया में, मैं सिर्फ आप दोनों के साथ रहना चाहता हूँ, सिर्फ आप दोनों के साथ में। इसमें कांग से सन बोलती है, विंग ऐसा नहीं है, जस्ट बिकॉज हम तुम्हारे साथ में फ़िज़िकल नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम तुम्हारे पास में नहीं है। मैं और तुम्हारे डैड हमेशा तुम्हारे साथ में हैं, तुम्हारी ब्रेथ पे, तुम्हारे सपनों में, तुम्हारी मेमोरीज़ में। हम हमेशा तुमसे प्यार करते रहेंगे। तुम कभी भी अपने आप को अकेला मत समझो। मुझे और अपने फादर को माफ़ कर दो कि हमने तुम्हें छोड़ दिया। हम बहुत ज़्यादा अशेम हैं, लेकिन ये फेथ है बेटा, इसे ना तो मैं ना तो तुम चेंज कर सकते हो। आशियन बोलता है, बट मॉम आप मुझसे वादा कीजिए ना कि आप मुझे नहीं छोड़ के जाएंगे। मैं आपके बिना अब कुछ भी नहीं हूँ। आप दोनों मेरे लिए सब कुछ हैं, मेरी दुनिया है और मेरी हिम्मत है। आप मुझे अपने साथ में ले जाइए, मैं आपके साथ में जाना चाहता हूँ। मेरा वहाँ पर कोई भी नहीं है। अगर मैं मर भी जाता हूँ ना, तो कोई भी मेरे लिए रोने वाला नहीं है। सब मेरे बिना खुश हैं। मैं ही हूँ उनकी ज़िंदगी में एक ऐसा धब्बा जो कि कभी भी रफ़ नहीं हो सकता हूँ। अच्छा यही होगा कि मैं अगर चला जाता हूँ तो सभी खुश रहेंगे, सभी हैप्पी रहेंगे अपनी ज़िंदगी में। ना कभी आंटी अंकल से लड़ेगी,
न कभी अंकल आंटी से लड़ेंगे। चांग चन भी खुशी खुशी अपना राज्य संभालेगा। शीशे को भी डांट नहीं पड़ेंगी मेरी वजह से, और सभी खुश रहेंगे। मैं ही हूँ जो कि उनकी खुशी के बीच में आता रहता हूँ। तो यही होगा कि मैं आपके साथ में चलूँ, क्योंकि मैं भी अब थक चुका हूँ। सुन के वे चांग से अपने नी में आते हैं और विंग को सलाहते हुए बोलते हैं, नहीं, तुम गलत सोच रहे हो। वहाँ है कोई जो तुमसे बहुत प्यार करता है, और तुम नहीं जानते हो उसका प्यार तुम्हारे लिए कितना ज़्यादा बढ़ चुका है। ये सुन के विंग थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। विंग बोलता है, ये आप दोनों क्या कह रहे हैं? मुझसे कोई प्यार नहीं करता है। आप गलत सोच रहे हैं। मुझे बस अपने साथ ले जाइए, मैं और नहीं रहना चाहता हूँ। इसमें कांग से सरन बोलती है, नहीं विंग, तुम गलत सोच रहे हो। वहाँ कोई है जो तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। तुम नहीं जानते हो उसके पेन को, उसके सेक्रीफाइसेस को, जो कि हमारे प्यार से भी बढ़कर है। उसका प्यार कभी भी तुम्हें इस दुनिया से उस दुनिया में नहीं जाने देगा। हम पावरफुल हैं, लेकिन उसके जो हैंड तुम्हारे को जकड़े हुए हैं, वो कभी भी तुम्हारी आत्मा को अपने आप से दूर नहीं होने देंगे। और हम भी, मैं और तुम्हारी मॉम भी, उसके प्यार के सामने, उसके सेक्रीफाइस के सामने, उसके पेन के सामने झुक चुके हैं। फेथ यही है, वो तुम्हें पुकार रहा है, तुम्हें जाना पड़ेगा। ये फेथ को यही मंजूर है। हम तो बहुत पहले यहाँ से जा चुके हैं, लेकिन हमारी इच्छा तुम्हें देखने की बस लास्ट बार हमें यहीं पर रोक के रखी है। एंड आज वो भी कंप्लीट हो जाएगी। मैं और तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए हमेशा चिंतित रहते थे, और हमेशा यही सोचते रहते थे कि हमारे बाद तुम्हारा क्या होगा। और इसी वजह से हम मुक्त नहीं हो पाए, हमेशा तुम्हारे साथ में रहे। बट अब जब मुझे और तुम्हारे पापा को ये पता चल चुका है कि कोई है कि जो तुमसे प्यार करता है, जो कि तुम्हें अपनाना चाहता है, तो हमें किसी चिंता की कोई बात नहीं लगती है। आयशन, हम हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रह सकते हैं बेटा, लेकिन हमारा प्यार और हमारा आशीर्वाद सिर्फ तुम्हारे साथ रहेगा। वो तुम्हें पुकार रहा है, तुम्हें जाना होगा। उसने फेथ को भी अपने प्यार से झुका दिया है, और उसके प्यार के सामने कुछ भी नहीं कर सकता कोई भी। अब हमें जाना पड़ेगा। हमें माफ़ कर दो, लेकिन ये बात ध्यान रखना कि मैं और तुम्हारे बाबा हमेशा तुमसे प्यार करते हैं, और हमेशा हम तुमसे प्यार करते रहेंगे। ज़रूरी नहीं है इस जन्म के लिए हमने तुम्हें वो प्यार नहीं दिया जो तुम डिज़र्व करते हो, लेकिन मैं ऊपर जाने के बाद भगवान से ज़रूर प्रार्थना करूँगी कि अगले जन्म में भी तुम मेरे बच्चे बन के पैदा हो, और मैं उस जन्म में तुम्हें माँ का प्यार दूँ, और तुम्हें दोबारा से अकेला ना छोड़ दूँ। लेकिन अब के लिए मुझे जाना पड़ेगा। अपना ख्याल रखना, और हाँ, अपने आप को अकेला मत समझना। अब हमें जाना होगा, वो तुम्हें पुकार रहा है। ये बोल के धीरे धीरे करके वो सपनों की दुनिया उजड़ने लग जाती है। वैली की घाटियाँ, जो घाटियाँ थी, वो धीरे धीरे करके डिसअपेयर होने लग जाती है। और धीरे धीरे करके कब विंग के मॉम डैड की शैडो गायब हो जाती है, विंग को नहीं पता होता, और झट से विंग की आँख खुल जाती है। जैसे ही विंग की आँख खुलती है, वो जोर से चिल्लाता है, जिस वजह से हंगुन जूनियर जो उसे होल्ड करा हुआ था, वो थोड़ा डर गया। आशन की आंखों से आंसू आने लगे, बहुत बहुत ज़्यादा। उसके हाथ कांपने लगे, उसके लिप्स कांपने लगे, और फर्स्ट थिंग उसने आंख खोल के ये देखी कि सभी उसे देख रहे थे। एंड उसने सोचा, ये सब सपना था? क्या ये सब सपना था? सच में उसकी मॉम डैड फाइनली उसे छोड़ के चले गए हैं, एंड वो वापस उस दुनिया में आ गया है जिसमें वो नहीं रहना चाहता है। विंग को देखकर वांगची थोड़ा डर जाता है। विंग वांगची को बोलता है विंग, बट वांगची के आगे तक सेंटेंस कंप्लीट करने से पहले विंग अपना सर पकड़ लेता है। उसके सर में बहुत तेज पेन हो रहा था। सडनली इतनी सारी मेमोरीज को स्टोर करने की वजह से विंग ढंग से कुछ देख नहीं पा रहा था। जैसे विंग की आंखें धुंधली होकर साफ होती है, तो वह देखता है हांगवन जुन और आचिंग को, और एक अजीब सा प्लेस जिसमें वो कभी नहीं आया था। ये देखकर विंग को कुछ समझ नहीं आता है। विंग बोलता है, हंगन जुन, आचिंग, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? और मैं कहाँ हूँ? ये सुन के
आचिंग लाइक हमनजुन कुछ बोलने वाले थे, अंजी कुछ बोलने वाला था, लेकिन उससे पहले आचिंग विंग को जकड़ लेता है एंड उसे हक कर लेता है और रोने लग जाता है। आचिंग बोलता है, फाइनली विंग, तुम्हें सब कुछ याद आ गया ब्रदर, फाइनली तुम्हें अपना भाई याद आ गया, विंग वेलकम बैक। इस तरीके से आचिंग बोलता है, लेकिन विंग को समझ नहीं आता है सब कुछ याद आ गया है, ये क्या बोल रहा है। विंग बोलता है, चंचा तुम ये क्या बोल रहे हो, सब कुछ याद आ गया, मुझे समझ नहीं आ रहा है, और तुम यहाँ क्या कर रहे हो और मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। आचिंग बोलता है, विंग तुम सब कुछ भूल चुके थे लांस की वजह से, और इतने सालों के बाद अब तुम्हें याद आया है हमारे बारे में, तुम हमें छोड़ के मत जाना, मुझे माफ़ कर दो कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाया ब्रदर के रूप में। ऐसे कहकर आचिंग उसे हक कर लेता है। विंग बेचारा कुछ समझ नहीं पा रहा था। वांग जी जो कि विंग के साइड में ही थोड़े कदमों में बैठा हुआ था, उसको लाइक एक बहुत बड़ा शौक लगा। वांग जी के आंखों के सामने विंग किसी और के बाहों में था। विंग को सब कुछ याद आ चुका था। ये डर सोच के ही वांग जी के आंखों में आंसू आने लगे, वांग जी के हाथ कांपने लगे, उसकी आंखों का जो डर था उसके दिल में बहने लगा, उसके लिप्स ट्रेम्बल करने लगे, और वांग जी विंग से दूर नहीं हट रहा था, बट वो डर रहा था। वांग जी मन में सोचता है, उसे सब कुछ याद आ गया है, क्या वो सच में मुझे छोड़ के चला जाएगा। नहीं, ये सोच के ही वांग जी को बहुत डर लगता है। आचिंग थोड़ा विंग से हटता है और विंग अभी भी कंफ्यूज था। आचिंग बोलता है, तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, और फाइनली तुम्हें सब कुछ याद आ गया है। तुम्हें पता है मैं और शीशे तुम्हारे कितना ज़्यादा याद करते थे, और शीशे खासकर तुम्हारे लिए बहुत रोती थी। ये सुन के विंग को याद आता है शीशे का। विंग बोला, शीशे कहाँ है शीशे। ये सुन के आचिंग बोलती, वो ठीक है। तभी दूर से हमें एक लेडी को लड़खड़ाते हुए बट अपने आप को संभालते हुए भागते हुए आया दिखाया गया, जो कि बहुत दूर से विंग का नाम लेके आ रही थी। एंड वो और कोई नहीं, यालनी थी। यालनी भाग के विंग के पास आ रही थी। विंग जैसे अपनी शिजे की तरफ देखता है तो उसकी आंखें एकदम वाइड हो जाती है, उसके फेस में एक स्माइल आ जाती है। कहीं ना कहीं वांग जी ये स्माइल देखकर उसके दिल में पेन हो रहा था। वो विंग को होल्ड करना चाहता था और कंफर्म करना चाहता था कि वो उसे छोड़ के नहीं जाएगा, लेकिन अब तो विंग को सब कुछ याद आ चुका है। याद आने के बाद विंग ने एक बार भी वांग जी की तरफ नहीं देखा, क्योंकि वो उसका स्ट्रेंजर है, उसे सब याद आ गया है। अब क्या सच में विंग उसे अपनाएगा या फिर वो चला जाएगा, लेकिन वो कैसे पूछे, अब उसके पास वो राइट भी नहीं है कि वो रोक सके विंग को। और इसी तरीके से वांग जी अपने ट्रैम्बल वाले हाथों को नीचे कर लेता है। शीशे भाग के विंग को हक कर लेती है और विंग भी यान्नी को जकड़ लेता है। विंग को पता नहीं क्यों कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी उसे यान्नी के पाँव में जाके अच्छा लगता है। इतनी घबराते हुए चेहरे के साथ जब वो यान्नी को हक कर लेता है तो उसे थोड़ा सुकून मिलता है, एक वार्मथ मिलती है, और उसे ऐसा लगता है कि वो अपने शीजे को बहुत सालों के बाद देख रहा है, जैसे कि वो उनसे बहुत दूर थी। जब यान्नी आशन को हक करती है तो वो थोड़ा थोड़ा रोने लग जाती है। आशन भी समझ नहीं पा रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं यादों की कुछ लहर उसके दिमाग में आ रही थी और उसे धीरे धीरे करके सब कुछ समझ आ रहा था, लेकिन वो 3 साल वाला जो समय था वो समझ नहीं आ रहा था। शीजे आशन के फेस में देखती है, उसके हैंड में देखती है, एंड वो बोलती है, तुम ठीक हो ना, तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कितना याद किया आशन, तुम कहाँ चले गए थे, हमने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। आज के बाद मुझे छोड़ के कभी मत जाना, ये मजाक बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट ज़रूर करूँगी, मुझे और आचिंग को दोबारा से मत डराना। इसमें विंग को समझ नहीं पा रहा था। विंग जब यान्नी की हालत देखता है तो वो बहुत ज़्यादा पेल थी, उनके फेस में बहुत सफ़ेदनेस था, पेलनेस थी, और ऑलमोस्ट उनका वेट बहुत ज़्यादा गिर चुका था। विंग
यान्नी को देखकर बोलती है, जीजे आपको क्या हो गया है? आप इतनी दुबली क्यों दिख रही हैं? क्या आप खाना नहीं खाती हैं? क्या आपकी तबीयत खराब है? हाँ, हमें हमें अभी हीलर के पास जाना चाहिए। ये सुन के यान्नी वो इनके हाथों को रोक लेती है एंड वो बोलती है, नहीं मैं ठीक हूँ। अब तुम वापस आ गए हो ना, तुम सुरक्षित हो, तो मैं भी ठीक हो जाऊँगी। कहीं ना कहीं दूर खड़े लैन कुरैन जब ये यूनियन को देखता है ना, तो वो कुछ नहीं बोल पा रहा था, लेकिन उसकी नज़रें इन रीयूनियन विंग और उसके सिस्टर के से ज़्यादा अपने नेफ्यू को देख रही थी, जो कि एकदम ऐसे बैठा हुआ था एमलेसली। वांग जी स्टिल अपने हाथों को देख रहा था, जिसमें वांग जी विंग की वार्मथ नहीं महसूस कर पा रहा था। अब कुरैन जब अपने अपने नेफ्यू को देखता है, तो उसे कहीं ना कहीं गिल्ट फील होता है और उसे अपने नेफ्यू के लिए वरीडनेस होने लग जाती है। इसीलिए वो वांग जी के पास चला जाता है और वांग जी के पास जाने के बाद उसके कंधे पे हाथ रखता है, लेकिन वांग जी उसका कोई भी रिप्लाई नहीं करता। वांग जी के हाथ अभी भी ट्रैम्पल कर रहे थे, उसकी आंखें सूखी हुई थी, उसकी आंखों में सिर्फ उसके हाथ दिख रहे थे, जिसमें वांग जी कुछ समय पहले विंग को कैरी किया हुआ था और अब विंग किसी और के बाहों में है, अपनी फैमिली के साथ में। विंग ने किसी और को चूज़ कर लिया है और विंग अब कभी भी उसके पास में नहीं आएगा। ये सोच के ही वांगजी का दिल बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा था। उसकी आंखें रोना चाहती थी, लेकिन किस तरीके से अपने आंसू को उसने रोका था, वही जान सकता था। कुरैन वांगजी को बोलता है, आई नो वांगजी कि तुम क्या सोच रहे हो, और मुझे भी पता है, मैंने देखा है तुम्हें। बट वांगजी, जो भी चीज़ें गलत हुई थी वो सब कुछ अपने प्लेस पे आ चुकी है, और इसके बाद तुम्हारा कोई राइट नहीं है उसके ऊपर। अब तुम्हें वापस चलना चाहिए और मुझे माफ़ कर दो। मुझे पता है कहीं ना कहीं ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, मेरे गलत ऑर्डर की वजह से हुआ है। मैं हमेशा अशेम रहूँगा, गिल्ट फील करूँगा, लेकिन तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब ख़त्म हो चुका है। तुमने सब कुछ ठीक कर चुका है। अब विंग अपनी फैमिली के साथ में है और तुम्हें भी अपनी फैमिली के साथ होना चाहिए। तुम्हें वापस चलना चाहिए गुसू में, वहीं पर ही सब तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। यहाँ पर तुम्हारे लिए कुछ नहीं बचा है वांग जी, तुम्हें चलना चाहिए। ये सुन के वांग जी को बुरा लगता है। वांग जी अपने मन में और दिमाग में सोचता है, क्या सच में विंग सिर्फ उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी था या फिर कुछ और। दूसरी तरफ कंफ्यूज विंग बोलता है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये सब क्या हो रहा है। आचिंग बोलता है, तुम्हें समझने की और सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है विंग। ऐसे समझ लो, हमारी ज़िंदगी में काले बादल आए थे और वो बादल अब छट चुके हैं। अब हमें घर वापस जाना चाहिए, क्योंकि युनमक तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। इसमें याली भी बोलती है, हाँ शन, सारा युनमक तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है, अब हमें यहाँ से जाना चाहिए। आचिंग बोलता है, हाँ, और वैसे भी मैं उस जगह पे रहना नहीं चाहता हूँ जहाँ पर ऐसे लोग रहते हैं जो कि अपने घमंड और ईगो के लिए दूसरों को हर्ट करते हैं। आचिंग ये बात लैंड कुरैन को घूरते हुए कहता है। लैंड कुरैन अपनी आंखें नीचे कर लेता है। वो जानता था कि अब वो कुछ सही नहीं कर सकता है। वहीं पता नहीं क्यों क्यों उसे ऐसा लग रहा था कि कुछ गलत है। उसे अजीब सा खालीपन सा लग रहा था, जैसे कि किसी की वार्मथ उससे दूर है। वो उसकी आंखें किसी को सर्च कर रही थी, यानली और आचिंग की साइड में, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। विंग के हार्ट में बहुत पेन हो रहा था और उसे पता नहीं क्यों किसी की याद आ रही थी। किसकी, ये विंग नहीं जानता था। विंग माइंड में बोलता है, ये सब क्या हो रहा है, मैं किसके बारे में सोच रहा हूँ। मुझे अजीब सा क्यों फील हो रहा है, जैसे कि मैं बहुत बड़ी गलती कर रहा हूँ। ये सोच ही रहा था, तभी आचिंग बोलता है, चलो अब समय आ चुका है विंग, युनमक तुम्हारा राह देख रहा होगा। इसमें शीशे भी नोट करती है। शीशे आचिंग दोनों मिलके विंग की हेल्प करते हैं। विंग जैसे स्टैंड करने वाला था, तभी वांग जी भी उसे फ्लैग पकड़ना चाहता था, क्योंकि विंग थोड़ा लड़खड़ा रहा था।
वांग जी अपने हाथों को मदद करने के लिए आगे बढ़ाता है, लेकिन करण उसका हाथ पकड़ लेता है और उसकी तरफ देख के बोलता है, नहीं, कोई राइट नहीं है तुम्हारे पास में। ये सोच के वांग जी के हाथ भी नीचे गिर जाते हैं। वांग जी भी अपने मन में सोचता है, सही कहा, मेरे पास कोई राइट नहीं है, मैं उसका कुछ नहीं लगता हूँ, ना तो मैं उसका फैमिली हूँ, ना तो कुछ हूँ, या फिर उसका प्यार, कुछ भी नहीं हूँ। ये सोच के वांग जी अपने हाथों को वहीं पर अटका के रखता है। आचिंग जैसी अच्छी तरीके से विंग को उठा देता है तो वो घूरते हुए कुरैन की तरफ देखता है और वो बोलता है, मास्टर कुरैन, ये सारी चीज़ें यहीं पर नहीं ख़त्म हुई है, आपको पे तो करना ही पड़ेगा आपकी सारी गलतियों के लिए, और मैं आपको पे करके ही रहूँगा। और हाँ, अगली बार से अपनी कभी भी युनमक में पैर रखने की कोशिश मत करना, और हाँ, हमारी दुश्मनी कंटिन्यूस रहेंगी। ये सोच के आचिंग घूर के कुरैन की तरफ देखता है, जिसमें ना तो वांग जी तो अपने ख्यालों में खोया हुआ था और कुरैन भी कुछ नहीं बोलता है। शेजे आचिंग के कंधे पे हाथ रखती है एंड वो बोलती है, आचिंग चलो, विंग को रेस्ट की ज़रूरत है और वैसे भी हमें युनमक के लिए कुछ करना पड़ेगा, हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है। आचिंग इसमें नोट करता है और शेजे और जो आचिंग था, जियांगचन, वो विंग को सपोर्ट करके वहाँ से चलने लग जाते हैं। विंग उनके साथ चल तो रहा था, लेकिन उसे ऐसे लग रहा था कि वो कुछ खाली खाली फील कर रहा था, लाइक कोई है जो कि उसके पीछे छूट रहा है, और इसी वजह से उसकी आंखों में टीयर्स आ रहे थे। विंग पता नहीं क्यों एक बार टर्न करता है, जैसे वो अपने सर को टर्न करता है तो उसकी नज़रें वांग जी की तरफ पड़ती है। वांग जी की आंखें देखने के बाद विंग का जो गला था वो सूखने लग जाता है। वांग जी उसे देख रहा था, उसकी आंखों के कॉर्नर पे टीयर्स थे और वो उसे ऐसे देख रहा था जैसे कि वो उसे फॉरएवर के लिए खो रहा है। वांग जी की आंखों के आंसू देखकर विंग को अपने हार्ट में बहुत गहरा पेन हुआ, जिसके बारे में विंग को समझ नहीं आ रहा था क्यों वांग जी इस तरीके से उसे देख रहा है, जैसे कि वो उसे खो रहा है। हांगवन चुन, क्या हुआ है आपको? ये सोच ही रहा था, तभी आचिंग बोलता है, विंग, हमें चलना चाहिए। विंग इसमें दोबारा से नोट करता है और वो सभी के सभी कॉन्टिन्यूस चलने लग जाते हैं। वांग जी जब विंग को अपने से इतने दूर जाते हुए देखता है तो वो अपने आप को रोक नहीं पाता है और ग्राउंड में गिर जाता है। उसके हाथ पैर सुन्न पड़ गए थे, उसकी आंखें ड्रॉप हो गई थी, उसके बाद खुल चुके थे और साथ साथ उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। वांग जी सब कुछ खो चुका है, सब कुछ खो चुका है, वो इतना ज़्यादा बदनसीब कैसे हो सकता है? पहले उसने अपने मदर की लव को खो दिया और उसके बाद उसकी ज़िंदगी जो कि उसके लिए सबसे ज़्यादा मैटर करता था, जिसके बिना वो एक पल भी नहीं जीना चाहता था, वो भी उसे छोड़ के जा रहा है। वो इतना बदनसीब कैसे हो सकता है कि कभी कोई उसे से प्यार नहीं करेगा? क्या विंग सच में कभी उससे प्यार नहीं करता था, या फिर इन 3 सालों में ऐसे कभी भी उसके हर्ट ने वो हलचल नहीं करी थी जो कि वांग जी चाहता था? लेकिन अब मैटर नहीं करता है, उसकी यूनिवर्स, उसका पूरा संसार उससे दूर जा रहा है और वो फिर से अकेला रह गया है। उसकी ज़िंदगी में जो भी जाता है वो कभी भी वापस नहीं आता है, और वांग जी अब जानता था अगर विंग यहाँ से चला गया तो वो कभी वापस नहीं आएगा, लेकिन वो उसे रोक भी नहीं सकता था। अगर वो उसे रोकता तो उसे क्या एक्सप्लेन करता कि वो क्यों उसे रोक रहा है, कि वो उससे प्यार करता है और उसके साथ जीना चाहता है फॉरएवर के लिए। लेकिन फिर बात वहीं पर ही अटक जाती है, क्या विंग सच में उसे उस तरीके से देखता है या फिर सिर्फ वही उसे प्यार करता है? वो जानता है विंग ने कभी भी अपनी फीलिंग्स को वांग जी को नहीं बताया है, तो इसका मतलब यही है कि वांग जी का जो जुनून है और उसका जो प्यार है वो एक तरफा है। यही सोच सोच के ज़िंदगी भर वांग जी को दर्द होता है कि क्यों विंग उससे प्यार नहीं करता है, क्या वो प्यार डिज़र्व नहीं करता है। दूसरी तरफ हमारा विंग जैसे जैसे अपने पैरों को रख रहा था वैसे वैसे उसके पैर बहुत ज़्यादा हैवी हो रहे थे। वो किसी को होल्ड करना चाहता था, किसी को काम डाउन करना चाहता था, किसकी आंखों में आंसू नहीं देखना चाहता था, और वो इंसान कौन था वो खुद नहीं जान रहा था, उसे किसे हक करना चाहिए था। ये सोच सोच के विंग कंफ्यूज हो रहा था,
लेकिन वो कंटिन्यूअस चल रहा था। तीसरी तरफ सारे डिसेबल हंगुन चुन की हालत को देखकर बहुत ज़्यादा वरीड हो रहे थे और कहीं ना कहीं लैन कुरैन भी अपने नेफ्यू को देखकर चिंतित था। तभी हवा का रुख बदल जाता है और एक अजीब तरीके से और एक तेज़ी के साथ विंग की आंखें स्नैप हो जाती है और उसकी जो मेमोरी थी वो धीरे धीरे करके उसके दिमाग में असर डालने लग जाती है। विंग अपनी आंखें बंद कर देता है और फिर उसे सुनाई देती है एक प्लीडिंग वॉइस और एक ऐसी वॉइस जो कि उसके सामने गिड़गिड़ा रहा था और एक केव की मेमोरी। विंग, मुझे छोड़ के मत जाओ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। एक बार, बस एक बार अपनी आंखें खोलो और मुझे देखो। तुम्हारा लैंसन यहीं पर है, तुम्हारे पास में। प्लीज़ विंग, एक बार मुझे देखकर स्माइल करो। मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं कभी भी तुमसे अपनी पीठ नहीं करूँगा। प्लीज़ विंग, एक बार, सिर्फ एक बार मुझे लैंसन कह के पुकारो। मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं कभी भी तुम्हें जाने को नहीं बोलूँगा। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। डैम, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अगर तुम नहीं होंगे तो मेरी ज़िंदगी में और कुछ नहीं होगा। प्लीज़ मेरे पास वापस आ जाओगा। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं आज की बात किसी को भी तुम्हें हर्ट नहीं करने दूँगा। ये ये मेमोरी विंग के दिमाग में एक अलग सा ही प्लेस बनाती है और उसके बाद पीछे से एक और आवाज़ आती है। सन, उसने बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस किया है, वो तुम्हारा वेट कर रहा है। उसे छोड़ के मत जाओ। अगर तुम उसे छोड़ के चले जाओगे तो वो बिल्कुल बिखर जाएगा। उसने तुमसे बहुत प्यार किया है सालों। उसने तुम्हारे लिए बहुत सेक्रीफाइस किया है। अब तुम्हारा समय है कि तुम्हें उसे मानना है, उसे समझना है, उसके पेन को कम करना है। अगर तुम ऐसे चले गए तो तुम सब कुछ खो जाओगे। तुम उस इंसान को खो दोगे जिसने तुमसे बहुत प्यार किया है। जाओ आशियन, जाओ, वो तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। उसे इस तरीके से छोड़ के मत जाओ। जाओ। ये आवाज़ उसकी मॉम की थी। ये सुन के विंग की आंखें खुल जाती है और विंग जब अपनी आंखें खोलता है तो वो अचानक से अपने शीशे और जंक्शन के हाथ से अपना हाथ छुड़ा देता है और पीछे की तरफ देखता है जिसमें विंग है। आवाज़ मुंह से लैंसन की नाम निकला था। वो पीछे मुड़ के देखता है। जैसे वो पीछे मुड़ के देखता है तो वांग जी वहाँ पे बैठा हुआ था, एकदम एमलेस, एम्प्टी। उसकी आंखें खोखली हो चुकी थी। उसकी आंखों में कोई इमोशन नहीं थे। वो अपनी आंखों को झुका के उसके बाल बारिश में भीग गए थे। हाँ, अब धीरे धीरे करके बारिश पड़ने लगी थी। जब अचानक से विंग ने अपने हाथों को हटा दिया तो शिजे और आचिंग दोनों के दोनों कंफ्यूज हो गए और कुरैन भी विंग की तरफ देखा कि ये सडनली क्या हो गया उसे। विंग ने जब वांग जी का ये हालत देखा और धीरे धीरे करके मेमोरी उसके पास आने लगी तो उसकी आंखों से भी आंसू निकलने लगे और कहीं ना कहीं विंग समझ चुका था कि वो क्या गलती कर रहा था और क्या चीज़ उसके माँ बाप सावधान कर रहे थे। विंग एक मिनट भी कुछ नहीं सोचता है और वो पागलों की तरह वांग जी की तरफ भागने लग जाता है। विंग फ़िक्र नहीं कर रहा था कि बारिश की बूंदें किस तरीके से उसके बालों से होकर उसके कपड़ों को भिगा रही थी, किस तरीके से वो पूरी जो रास्ता था वो कीचड़ से भर चुका था। उसे बस फ़िक्र ये थी कि उसे वांग जी से क्वेश्चन पूछने हैं। कौन सा क्वेश्चन कि वो उसने कौन सा पेन उसके लिए सहा है, कौन सा सेक्रीफाइस उसने किया है। क्या सच में लैंसन वही पर्सन है जिसके बारे में उसकी मॉम डैड उसे बता रहे थे? और अगर ऐसा है तो लैंसन ने कौन सा सेक्रीफाइस किया है? ये सोच के विंग पागलों की तरह विंग वांग जी की तरफ भागता है और एक तरफ जाके उसकी नी एकदम वीक हो जाती है जिस वजह से उसकी नी ग्राउंड में फिसलते फिसलते वांग जी के बिल्कुल पास में आके चिपक जाती है। विंग ज़ोर ज़ोर से हाँफने लग जाता है और वांग जी की हालत को देखता है। विंग की आंखों में बहुत सारे क्वेश्चन थे लेकिन फर्स्ट थिंग ये थी कि वांग जी उसकी तरफ देख तक नहीं रहा था। ऐसा क्यों है? वांग जी उसे छुपा रहा है और ऐसा क्या किया है वांग जी ने उसके लिए जो कि वो नहीं बताना चाहता है। विंग फर्स्ट टाइम ज़िंदगी में हांगवन जुन को समझ नहीं पा रहा था। विंग हमेशा हांगवन जुन का अटेंशन चाहता था लेकिन आज वो जानना चाहता था
उस वांग लैंसन को, जो कि एक परफेक्शन के अंदर छुपा हुआ था। वो पर्सन जो कि हमेशा परफेक्ट था, कोई भी उसमें फ्लॉस नहीं थे, लेकिन आज वो सच में उस इंसान को जानना चाहता था जो हांगवन जुन के अंदर था। वो असली लैंसन को जानना चाहता था, उसकी बहन को, उसकी उसकी प्यार को समझना चाहता था, और समझना चाहता था कि उसने ऐसा क्यों किया, उसने सबके अगेंस्ट जाके क्यों उसे बचाया। क्योंकि वो जितना जानता है कि वांगजी उसे पसंद भी नहीं करता है, तो उसने उसे ऐसे बचा के रखा और इस तरीके से छुपा के रखा। इसका कोई ना कोई मतलब तो बनता है। यही चीज़ विंग को बेचैन कर रही थी। फर्स्ट टाइम विंग जानना चाहता था विंग के, वांग जी के हर दर्द को, हर वो चीज़ को जो कि वांग जी अंदर अपने अंदर छुपा के रखता है। उसके तरह पे वहीं को हमेशा से लगता था कि वांग जी परफेक्ट है, उसकी लाइफ सब कुछ बेस्ट है, उसके पास कोई भी कठिनाई नहीं है। लेकिन कोई ये नहीं जानता था कि जितना विंग सफ़र कर रहा था इतने सालों से, उतना कहीं ना कहीं वांग जी भी सफ़र कर रहा था। वो दिखाता नहीं था, लेकिन फिर भी उसके अंदर क्या चलता रहता था, कितना दुख, कितना दर्द और कितना अकेलापन। किसी से ना बात करना, किसी को हमेशा अपना कोल्ड फेस दिखाना, और हमेशा यही सोचना कि वो प्यार के काबिल नहीं है, वो किसी को भी टच करेगा तो वो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। ये सोच के ही वांगजी ने अपने ज़िंदगी को इतने तक बनाया था। बचपन से लेकर आज तक वांगजी प्यार करना चाहता था, लेकिन वो डरता था, क्योंकि उसकी मॉम जब उसे छोड़ के गई उसके बाद वांगजी ने अपने दिल के दरवाजे बंद कर दिए, और उसके बाद वांगजी को हमेशा प्यार करने से डर लगता था। इसी वजह से कहीं ना कहीं उस छोटे वांगजी ने अपने जितने भी भावनाएं थी, जितने भी स्माइल थी, सबको दबा के रख दिया, क्योंकि वो फिर से टूटना नहीं चाहता था। टूटने का दर्द वांगजी और विंग दोनों जानते थे। इसीलिए कहीं ना कहीं एक इंसान ने चुप्पी साध ली और दूसरे इंसान ने स्माइल करना सीख लिया, पर पेन दोनों के अंदर ही था, और ने भी इन दोनों को समझने की कोशिश नहीं करी। विंग सिर्फ वांग जी को देखना चाहता था, और वांग जी विंग की तरफ नहीं देख रहा था, क्योंकि वांग जी को अभी भी डर सताया हुआ था। उसे तो ये भी नहीं पता था कि विंग उसके सामने बैठ रखा है, उसे देख रहा है, क्योंकि वांग जी को ये लग रहा था कि वो अपनी आंखों को ऊपर करेगा तो वो विंग के चेहरे को नहीं देख पाएगा, ज़िंदगी भर नहीं देख पाएगा। वो अब कुछ नहीं चाहता है, वो अब उस हवा को भी नहीं लेना चाहता है जिसमें विंग की खुशबू ना हो, और वो कभी भी उन हाथों को फ़ील नहीं करना चाहता है जिसमें वांग विंग की वार्मथ ना हो। उन आँखों से किसी को नहीं देखना चाहता है जिसमें विंग ना हो, और वांग जी विंग के बिना अधूरा है। विंग वांग जी के पास जाता है, एंड उसके बाद में वांग जी को बोलता है, मेरी तरफ देखो लैंसन। लेकिन वांग जी उसकी तरफ नहीं देखता है। विंग जानता था कि उसे वांग जी से बात करनी है, तो वो धीरे धीरे करके अपने हाथों को, जो कि बहुत ज़्यादा काँप रहे थे, उन्हीं काँपते हाथों से वांग जी के गालों को टच करने जाता है। कहीं ना कहीं उसके अंदर डर था, लेकिन कहीं ना कहीं वो चाहता था, वो हांगन जुन को टच करना चाहता था। इसीलिए विंग ने फाइनली इतने ज़्यादा स्ट्रगल करने के बाद वांग जी के वार्मथ, सॉरी, जो गाल थे, जो बहुत ज़्यादा ठंडे पड़ चुके थे, उसे टच किया। एंड उसे टच करने के बाद वहीं को यकीन हुआ कि हाँ, यही वार्मथ को वो हग करना चाहता था कुछ समय पहले। यही वार्मथ जब उसे दूर हुई तो वो एकदम खाली खाली फील करने लगा, और यही सोच के विंग वांग जी के गालों को सहलाने लगा। वो उस इंसान को एडमायर करने लगा जो कि उसके सामने खड़ा था। उसका दर्द और उसका कहीं ना कहीं छुपे हुए आंसू विंग को फील होने लगे, और विंग ने वांग जी की चिन को पकड़ के ऊपर करा। जब विंग ने वांग जी के चिन को पकड़ के ऊपर करा तो फाइनली हांगवन चुन ने विंग की तरफ देखा, और हांगवन चुन की आंखें एकदम चेंज थी। उनकी आंखों के अंदर जिंदगी भर का कोल्डनेस नहीं था। जब हांगवन चुन ने विंग की तरफ देखा तो उसकी आंखें कहीं ना कहीं होप से जाग गई। उसकी आंखों में वो पर्सन जिसे वो हमेशा से एडमायर करता था, हमेशा से अपनी आंखों में बंद करके रखना चाहता था, उसकी स्माइल, उसकी ब्रेथ, उसका चेहरा, उसकी हर बातें जो हांगवन को याद थी, वो सभी की सभी विंग को पकड़ने लगी। और जब विंग की आंखें हांगवन से मिली तो विंग को एक शिवरनेस
और एक एम्प्टीनेस फील होने लगा। वहीं धीरे धीरे करके जब वांगजी की आंखों को अपने आप से तोड़ नहीं पा रहा था, तो उसे समझ आ रहा था वांगजी की आंखें कितना कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन उसके लफ्ज़ बिल्कुल भी शब्दों को बाहर नहीं निकाल रहे थे। बट वांग विंग चुपचाप रहता है। वो ये सुकून से और उसके हाथ में वांगजी का जो चेहरा था उसे सहलाने लग जाता है। और वांगजी जो था ना, जब विंग के हाथों को अपने गालों पे फील करता है, तो वो आराम से विंग के हाथों पे अपने सर को लीन कर देता है, जैसे कि वो अपनी वार्मथ को दोबारा से पा रहा है। कोई क्वेश्चन नहीं, कोई भी वर्ड नहीं, कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं, जस्ट वो विंग को फील करना चाहता था। इसीलिए वो सीधा विंग के हाथों में लीन हो गया। और फर्स्ट टाइम विंग ने सिर्फ हंगवन जुन की उन कोल्डनेस को नहीं, उसकी आंखों में कुछ और चीज़ देखा, जो कि उसके लिए था एक अलग सी भावना और एक अलग से शब्द, जो कि वो पहले उसने कभी नहीं देखा। हंगन चुन उसे ऐसे देख रहे थे कि वही पूरी दुनिया में सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन है, जो कि उसकी ज़िंदगी में मैटर करता है। कहीं ना कहीं विन जान चुका था कि वांग जी कुछ नहीं बोलेगा, अपनी बातों को नहीं समझाएगा, क्योंकि वांग जी उस कंडीशन में ही नहीं था। तो विंग वांग जी के हाथों में अपने हाथों को रख देता है, और उसके बाद वो बिना कोई हेजिटेशन के साथ वांग जी के फोrehead से उसके फोrehead को टच कर देता है। ये मूवमेंट बहुत ज़्यादा स्मूथिंग था और काफ़ी इमोशन से भरा हुआ था। आजिंग और यानली जब ये देखती है तो उन्हें यकीन नहीं होता है, और कुरैन वो तो एकदम शॉक, और बाकी जो डिसेबल थे वो भी शॉक कि विंग ये क्या कर रहा है। पर विंग को फ़र्क नहीं पड़ रहा था। विंग वांगजी की मेमोरी में झांक के देखना चाहता था, जो कि वांगजी छुपा रहा था। जैसे विंग वांगजी के फोrehead से अपने फोrehead को टच करता है, तभी सडनली वांगजी की मेमोरी विंग के अंदर फ्लो होने लग जाती है, और यहीं से विंग को एक बहुत सारा डार्क, कोल्ड और बाहर टपकते हुए पानी की अंदर घुसती हुई आवाज़ की एक गुफा दिखाई गई। गुफा के अंदर सबसे बीच में बाहर बारिश चल रही थी, और बीच में एक छोटा सा आग जल रहा था, जिसके पास में एक इंसान ने एक खून भरे हुए सनी हुई बॉडी को अपने आप पे हक किया हुआ था। उस बॉडी से कंटिन्यूअस खून निकल रहा था, और वो बॉडी अनकॉन्शियस थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, और साथ साथ में उस इंसान ने उसे इस तरीके से हक कर रखा था कि वो उसे छोड़ना नहीं चाहता था। उसकी आंखें एकदम बंद थी, और वो बार बार की चीज़ों को दोहराई जा रहा था। विंग, आंखें खोलो विंग, मैं तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं हूँ। ऐसा मेरे साथ मत करो विंग, प्लीज़ आंखें खोलो, प्लीज़ मुझे टीज़ करो, मुझे चिढ़ाओ। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं आज के बाद तुम्हें कुछ नहीं बोलूँगा। बस एक बार तुम अपनी आंखें खोल लो विंग, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मुझे माफ़ कर दो कि मैं तुम्हें बचा नहीं पाया, मैं अकेला हो गया, तुम्हारा हंगवन जुन अकेला पड़ गया। विंग, मुझे माफ़ कर दो, बस एक बार आके खोल लो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम्हारे से आने से पहले मुझे प्यार शब्द से नफ़रत थी, लेकिन मैंने तुमसे प्यार करना स्टार्ट किया जब मैं तुम्हें पहली बार देखा। तुम्हारी आंखों में वो कॉन्फिडेंस, तुम्हारी आंखों में सबके लिए प्यार। फर्स्ट टाइम तुमसे मिलने की मैं तुमसे प्यार करने लगा। धीरे धीरे करके जब तुम मेरे पास में आए, तो मेरा दिल और ज़्यादा तुम्हारे लिए धड़कने लग गया। मैं तुमसे प्यार करना चाहता था। तुम्हें हर वक्त जब तुम मेरे पास में वो अपनी इनोसेंट स्माइल लेके आते थे, तो मैं हग करना चाहता था, और हमेशा तुम्हें चाहता था कि तुम मुझे अटेंशन दो। मैं बहुत ज़्यादा कोवर्ट था कि मैं कभी भी तुम्हारी बातों का आंसर नहीं दे सकता था, क्योंकि मैं डरता था कि एक बार मेरे अंदर वो फीलिंग जाग गई तो मैं तुम्हें छोड़ नहीं पाऊँगा। और मैं बहुत ज़्यादा सेल्फिश इंसान हूँ। एक बार मैं अपने प्यार, मैं उस लव को छोड़ चुका हूँ, लेकिन मुझे पता था एक बार मेरा ऑब्सेशन तुम्हारे ऊपर बढ़ गया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ पाऊँगा, और कब कुछ कर दूँ और तुम मुझसे डर जाओ, ये मैं नहीं चाहता था। इसी वजह से मैं हमेशा तुम्हें अपनी कोल्ड फेस दिखाया करता था।
बट भगवान ही जानता है उस गोल्ड फेस के पीछे मैं हमेशा से तुम्हें देखना चाहता था। हर वो क्लासरूम जिसमें तुम होते थे, हर वो जगह जिसमें तुम्हारी खुशबू होती थी, हर वो फुटप्रिंट जो कि तुम्हारे होते थे, मैं उसे बस बटोर के रखना चाहता था। वहीं मैं हमेशा लाइब्रेरी पवेलियन में सिर्फ इसलिए आया करता था ताकि मैं तुम्हें देख सकूं, और मैंने अंकल को इसलिए कन्विंस किया था क्योंकि मैं तुम्हें जितना हो सके अपनी आंखों पे कैप्चर करना चाहता था। मैं जानता था कि मैं इतना ज़्यादा कॉवर्ड हूँ कि मैं कभी तुम्हें नहीं बता पाऊँगा, और मुझे पता था कि मैं नहीं भी बताता। लेकिन आज जब तुम मुझसे इतना दूर जा रहे हो तो मुझे अब समझ में आ रहा है कि मैं तुम्हें नहीं जाने दे सकता हूँ। इसलिए भी मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम भी मुझे मेरी मदर की तरह छोड़ के मत जाओ। तुम भी अगर मुझे छोड़ के चले गए तो मैं ज़िंदगी भर किसी से प्यार नहीं कर पाऊँगा। इसीलिए भी प्लीज़ खड़े हो जाओ। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं आज की बात तुमसे नहीं लड़ूंगा, और हमेशा तुम्हें संभाल के रखूँगा, और किसी को भी तुम्हें हाथ नहीं लगाने दूँगा। ये कहकर वांग जी विंग के फोrehead पे एक सॉफ्टली किस करता है और उसे एफर्टलेसली उठा लेता है, और सामने रखी गई एक चट्टान पे जो कि बहुत ज़्यादा फ्लैट थी, आग के पास में उसे लेटा देता है। उसी के पास में बैठ के पहले वो विंग की पल्सेस को चेक करता था जो कि बहुत धीमे धीमे थी, और उसे फ़र्क नहीं पड़ रहा था। हांगवन चुन के हाथ में इतने जख्म हो गए थे कि क्योंकि विंग के कॉन्टिन्यूस जो डार्क पावर थी उससे हांगवन चुन के हाथों में सांचे पड़ रहे थे, रेडनेस हो रही थी। वो फ्लॉलेस बॉडी, मिल्की वाइट बॉडी जिसमें कोई भी निशान पहले नहीं थे, लेकिन वांग जी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। उसकी आंखों में सिर्फ एक चीज़ मैटर करती है कि विंग की आंखें खुलनी चाहिए, चाहे उसकी ज़िंदगी चली जाए, चाहे वो मर जाए, लेकिन विंग अलाइव रहे। वांग जी जब विंग की पल्सेस को रीड करता है तो वो बहुत धीमे चल रही थी, सांसें उखड़ रही थी, और विंग बहुत कमज़ोर हो गया था। ये सोच के वांग जी विंग के माथे पे हाथ रखता है और वो बोलता है, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। जब तक मैं हूँ तब तक कुछ नहीं हो सकता है, और हाँ, अगर तुम मर भी गए ना तो मैं ज़रूर तुम्हारे पीछे अपने आप को मार डालूंगा, क्योंकि ये दुनिया तुम्हारे बिना अकेली है। विंग, प्लीज़ इससे फाइट करो, मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा। ये सोच के वांग जी 2 मिनट नहीं सोचता है। उस टाइम पे वांग जी भी थक गया था, और वांग जी बिना कुछ सोचे हुए अपनी सारी अंदर की स्पिरिचुअल पावर को इकट्ठा करके विंग के हाथों के थ्रू उसे ट्रांसफ़र करने लग जाता है। वो जानता था कि वो इस कंडीशन में स्पिरिचुअल पावर को ट्रांसफ़र करेगा तो वो खुद भी मारा जाएगा, लेकिन उसकी आंखों में जुनून था सिर्फ विंग को ठीक करने का और विंग को ज़िंदगी में वापस लाने का। इसके लिए वो कोशिश करते करते मर जाएगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आखिरकार किसी और दुनिया में तो वो अपने प्यार से मिल पाएगा। ये सोच के वांग जी विंग के अंदर अपने सारे स्पिरिचुअल पावर को डाल देता है। 2 घंटे तक कंटिन्यूस स्पिरिचुअल पावर डालने की वजह से वांग जी कमज़ोर पड़ने लगा। उसकी आंखें धुंधलाने लगी, लेकिन उसने अपने आप को नहीं रोका। उसकी हर्ट से और उसकी लिप से खून आने लगा, क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल पावर को विंग को देख लिया था। कॉन्टिन्यूसली वो इतने दिनों से सफ़र कर रहा था, और इसके साथ साथ उसने विंग को कैरी किया था। एक बार भी वो नहीं सोया था, जिस वजह से वीकनेस कहीं ना कहीं हांगवन जुन को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करी थी। लेकिन उसके बाद इतना ज़्यादा अमाउंट में स्पिरिचुअल पावर को देना बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है किसी कल्टीवेटर को। पर वांग जी उसे देता रहा जब तक विंग को जो स्टेबिलिटी थी थोड़ी सी वो ठीक ना हो जाए। इसे सीन कट करके दूसरी तरफ हमें एक चैम्बर का सीन दिखाया गया, जिसमें चारों तरफ से किताबें भरी हुई थी, जिसके बीच में हांगवन जुन एकदम कमज़ोर, एकदम पेल, उनके लिप्स ऑलमोस्ट ब्लू हो गए थे, नीले पड़ चुके थे, लेकिन वो कंटिन्यूसली किताबों में कुछ ढूंढ रहे थे। वो सभी की सभी मेडिसिन की किताबें थी। उसके बाद हांगवन जुन विंग के लिए मेडिसिन बनाते हुए वहाँ पर थे, जिसमें उन्होंने अपने कोर की ताकत को आधा कर दिया था। वो मेडिसिन वांग जी ने तैयार करी थी, जिसके साथ साथ वांग जी ने अपने हाथों का खून भी उसमें मिला दिया था, और हर मुमकिन कोशिश के साथ इतने ज़्यादा उसने समय लगाया, इतनी रातें लगाई। वो दर्द और वो जितने भी मार्क्स उसके सीने में पड़े हुए थे और हाथों में चप चुके थे, उसकी परवाह ना करके हांगवन चुन
ने विंग के लिए मेडिसिन बनाई थी। एंड हंगवन जुन को टेंपल में जाते हुए भी दिखाया गया। सीढ़ियों के पास में वो घुटने में चल चल के हर सीढ़ियों को, हर टेंपल की सीढ़ियों पे चढ़ते हुए सिर्फ विंग की लिए प्रार्थना कर रहे थे और बार बार भगवान से प्रेयरिंग कर रहे थे कि उसके विंग को ठीक कर दे। उसके घुटने खून से सने हुए थे लेकिन उसे फ़र्क नहीं पड़ रहा था। वो सिर्फ टेंपल की सीढ़ियों में अपने फोरहेड को लगा लगा के बार बार प्रेयर कर रहा था। ये देखने के बाद सडनली विंग की आंखें खुल जाती है और उसके हाथ वांग जी की आंखों से हट जाते हैं। विंग की आंखों से आंसू और उसका दिल बिल्कुल टूट जाता है। अब उसे सब कुछ समझ आ रहा था। वो जितनी भी रातें जिसमें हंगवचू ने उसके लिए गुजारी थी, वो जितनी भी टेंपल की सीढ़ियाँ उसके लिए चढ़ी थी, वो हर चीज़ जो कि उसने अपने अंदर से दी थी, वो सभी वांग जी का सेक्रीफाइस था। और वांग विंग समझ नहीं पाया। और उसके बाद विंग ने वांग जी के जो स्लीव थे, रोब्स के जो स्लीव थे, उसे ऊपर करे। और जैसे ही उसने उसे ऊपर करा तो वहाँ पर अभी भी वो 3 साल पहले वाले जितने भी सांचे थे, जितने भी सेक्रीफाइस, जितना भी पेन हंगुन चुन का था, वो सभी के सभी सारे विजुअलाइज हो रहे थे। वहीं की आंखें वाइड हो गई और वो उसकी आँख सांसें एकदम गहरी होने लगी। हर एक मार्क के साथ वहीं के हाथ ट्रैम्बल करने लगे और वो उन्हीं सीन को याद करने लगा जो कि 3 साल पहले वांग जी ने हर मुमकिन कोशिश करी थी उसके लिए। वहीं के हाथ और ज़्यादा कांपने लगे जब वो हंगवन चुन के जो रोप्स था, उसके रोप्स को जो धागा था उसे खींच रहा था। जैसे ही वो रोप का धागा उस बारिश में खींच के खुल गया तो वांग जी की बॉडी सबको विजुअलाइज होने लगी। और जब सब ने हंगवन जुन के ऊपर के शरीर को देखा तो वो शॉक हो गए। एकदम हंगवन सूख चुके थे और साथ साथ उनकी बॉडी में इतने ज़्यादा जलने के निशान थे। हर एक निशान सब ब्लू पड़ चुके थे। कुछ कुछ तो पुराने थे और कुछ कुछ अभी नहीं के थे। हर जगह हर एक चीज़ ख़त्म हो चुकी थी। साथ साथ वांग जी का शरीर बहुत ज़्यादा सूखा हुआ था। इवन वांग जी के जो रिब्स थे वो अच्छी तरीके से कोई भी गिन सकता था। जब हमारा आचिंग और यहाँ पर शियानली हंगवन जुनका देखते हैं ना तो उन्हें यकीन नहीं होता है। आचिंग बोलता है ये सारी मार्क। शिजे बोलती है ये तो बहुत सारा डीप है, हंगवन जुन ने क्या किया है। और कुरैन जब ये देखता है ना तो उसे यकीन नहीं होता। एक टाइम पे एक ऐसा पर्सन जो कि एकदम फ्लॉलेस था, जिसकी बॉडी में एक भी मार्क नहीं थे, वो आज मार्क से भरा हुआ था और उसके अंदर कुछ भी नहीं था। ये देखकर विंग का दिल और टूटने लगा। उसने धीरे धीरे करके हर निशानों पे अपने हाथों को फेरना स्टार्ट कर दिया जो कि हंगवन जुन के बदन में थे। और विंग बस यही सोचने लगा ये सब उसकी वजह से हुआ है, ये सब हंगवन जुन ने उसके लिए किया है। अगर हंगवन जुन विंग हंगवन जुन के लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है तो उसका रीज़न क्या है? क्या वो समझता है विंग को? विंग के जब वार्म्थ हैंड वांग जी के वाउंड्स में फैलने लगे तो वांग जी ने अपनी आंखों को बंद कर लिया। उसे सुकून मिलने लगा। उसका डर एकदम से गायब हो गया। वो नहीं जानता है कि उसने क्या क्या किया है और वो बिल्कुल भी एक्सप्लेन करना नहीं चाहता है। उसका हर चीज़ वो गिव अप करने को तैयार है विंग के लिए। अगर विंग खुश है इसीलिए वांग जी ने सब कुछ किया। वांग जी चुपचाप था और विंग ने कहीं ना कहीं उसकी आंखों में वो सारे शब्दों को पढ़ लिया था जो कि वांग जी कभी बयां नहीं कर सकता है और वो कभी करेगा भी नहीं। सोच के विंग ने वांग जी के हाथ पे अपने हाथों को रख दिया और वो उसके अंदर की पेन को और ज़्यादा डेप्थ के साथ फील करना चाहता था। वो उसकी कोर की कंडीशन को फील करना चाहता था। विंग ने जैसे ही वांग जी के कोर को डिटेक्ट करने की कोशिश करी तो वो हाफ डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। वो एक तरफ से काली हो चुकी थी और एक तरफ से अभी भी गोल्डन थी। इसका मतलब था वांग जी अब अधूरा हो चुका था। ये सोच के ही विंग के हाथ उसके चेस्ट से हट गए और वो अजीब सा फील करने लगा। ये सब उसकी वजह से है। यही सोच के विंग को
और कहीं न कहीं विंग के कानों में उसके माँ-बाप की जो आवाज़ थी वो भी गूंज रही थी और वो समझ नहीं पा रहा था कि वो किस तरीके से हांग वंचुन के दर्द को कम करेगा और उसके सैक्रिफाइस को वो कभी रिपे भी कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। ये सोच के विंग ने बोला, क्यों हांग वंचुन, क्यों लैंसान, तुमने ऐसा क्यों किया मेरे लिए? क्या मैं तुम्हारे लिए इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हूँ कि तुमने सब कुछ सैक्रिफाइस कर लिया मेरे लिए? ऐसा क्यों किया तुमने? आज तुम्हें मुझे बताना पड़ेगा हांग वंचुन कि तुम क्यों छुपा रहे हो? तुमने ये सब क्यों किया मेरे लिए? ये सुन के वांग जी विंग की तरफ देखता है और उसके फेस में एक छोटा सा स्माइल था। दिल में दर्द था लेकिन सुकून था। उसके लिप्स के कॉर्नर से ब्लीडिंग हो रही थी। वांग जी कामली बोलता है, क्यों? ये क्वेश्चन मुझसे कभी मत पूछना विंग, क्योंकि मैं तुम्हें कभी नहीं बता पाऊँगा ये सब मैंने क्यों किया। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, जो भी मैंने किया है, जो भी सेक्रीफाइस किया है, मैं कभी भी उसके लिए रिग्रेट नहीं करता हूँ। ना ही वक़्त जब मैं तुम्हें ले गया था, ना ही तब जब मैं तुम्हें छुपाया था, और ना ही अब जब तुम्हें सब कुछ याद आ गया है। मुझे कभी भी रिग्रेट नहीं हुआ विंग, क्योंकि मैं कभी भी तुम्हें अपने प्यार की गहराई को नहीं समझा पाऊँगा। मैं बस इतना जानता हूँ कि तुम सुरक्षित रहना चाहिए विंग। तुम इस दुनिया की हर हैप्पीनेस, हर चीज़ डिज़र्व करते हो, काइंडनेस डिज़र्व करते हो, और वही चीज़ मैंने तुम्हें दी। माना कि मैं अपने प्यार को एक्सप्रेस करने में अच्छा नहीं हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे लिए जो फ़ील करता हूँ तो मैं उसे करने के लिए कभी भी पीछे नहीं हट सकता हूँ, और ना ही मैं फ्यूचर में कभी हटूँगा। तुम जब भी अपने आप को अकेला पाओगे तो मैं हमेशा तुम्हारा हाथ थामने के लिए तुम्हारी साइड में खड़ा रहूँगा। तुम्हें कभी भी डरने नहीं दूँगा, कभी भी रास्तों में गिरने नहीं दूँगा। और मेरे लिए प्यार करने का सिर्फ यही मायना होता है। मुझे ये नहीं चाहिए कि तुम मुझे प्यार करो, बस मैं ये चाहता हूँ कि तुम खुश रहो और हमेशा खुश रहो। ये सुन के विंग बहुत ज़्यादा फ्रीज़ हो गया। विंग ने वांग जी की तरफ देखा एंड वो बोलता है, क्यों लैंसन, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे लिए? क्या मैं तुम्हारे लिए इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हूँ कि कोई भी हक नहीं है तुम्हें मेरी वजह से सफ़र करवाने का? मैं तुम्हारा हूँ कौन? वैसे भी तुम्हें मेरे लिए इतना कुछ नहीं करना चाहिए था। मैं सिर्फ एक ऑर्फन हूँ जिसका कोई भी नहीं है, जिसका कोई भी। ये बोलने से पहले वांग जी विंग के लिप्स में हाथ रख देता है और वांग जी विंग फ्रीज हो जाता है। वो और ज़्यादा डर जाता है क्योंकि वांग जी उसे गुस्से में और हर्ट के साथ देख रहा था। वांग जी की आंखें थोड़ी इंटेंस हो गई थी। ऐसा लग रहा था कि वांग जी को विंग की ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई है। उसकी आंखों में दर्द था। वांग जी विंग को देख के बोलता है, बिल्कुल नहीं, आज के बाद तुम ऐसा कभी नहीं बोलोगे। तुम मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो, तुम मेरे लिए सब कुछ हो विंग। तुम कभी भी ऑर्फन नहीं हो, तुम मेरे हो, मेरी फैमिली, मेरे लिए सब हो। तुम मेरी दुनिया हो विंग। मेरे जैसा इंसान जो हमेशा एक ऐसी ज़िंदगी जीता रहा है जो कि फ़ेक है। मैं परफेक्शन के अंदर हमेशा एक ऐसा इंसान बन के रहा जो कि पत्थर से कम नहीं था। मेरी लाइफ में डार्कनेस थी। मैं हमेशा हमेशा अपने आप को परफेक्ट करके रखता था, हमेशा, क्योंकि मैं उसमें खुश नहीं था। बिकॉज़ मुझे ही करना पड़ता था क्योंकि हर कोई मेरे अंदर वही परफेक्शन देखना चाहता था। मैं थक चुका था, मैं सही से सांस नहीं ले सकता था, मैं डार्कनेस में जी रहा था। उसके बाद तुम मेरी ज़िंदगी में आए एक लाइट बन के। तुम एक वो फर्स्ट पर्सन हो जिसने फर्स्ट टाइम अपने हाथों को आगे बढ़ाया और एक पत्थर जैसे दिल वाले इंसान को अपना दोस्त मानने के लिए बोला, विंग, मैं नहीं जानता हूँ कि कब और कैसे मुझे तुमसे प्यार होने लगा, लेकिन तुम वो फर्स्ट पर्सन हो जिसे फर्स्ट टाइम मैंने जिसके करीब आने की कोशिश करी। विंग, तुम्हारी आंखें सिर्फ वो देखती है जो कि तुम्हारा दिल चाहता है। तुम वो चीज़ नहीं देखते हो जो पूरा सारे इंसान, जितने भी लोग हैं, वो मुझ पे देखना चाहते हैं। तुम सिर्फ मुझे देखना चाहते हो। तुम मुझे अपना दोस्त मानना चाहते थे और साथ साथ
तुमने मेरे को कभी भी अकेला नहीं छोड़ा। हर वक्त तुम्हारी बातें, हर वक्त तुम्हारा इनोसेंट फेस देखकर मुझे ऐसा लगा कि मैं तुम पे ट्रस्ट कर सकता हूँ, तुम्हें अपना दिल दे सकता हूँ, और यही मेरे लिए बहुत ज़्यादा इनफ है। वे वो पर्सन थे जिसे मैं कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहता था, और ना ही मैंने कभी भी जिसके टच से हेट किया। तुमने एक बार मुझसे पूछा था कि लैंसन, मैं तुमसे हेट क्यों करता हूँ, बट विंग, मैं तुमसे कभी हेट नहीं कर सकता हूँ। हाँ माना, तुमने मेरी वो आँखों में कभी नहीं देखा, लेकिन कभी भी मैं तुमसे नफ़रत नहीं कर सकता हूँ। मैं तुमसे नफ़रत कैसे करूँ विंग? मैं उस इंसान से कैसे नफ़रत करूँ जिसे अपनी जान से ज़्यादा मैं प्यार करता हूँ, जिसके लिए मैं चाहता हूँ कि वो सिर्फ मुझे देखे और हमेशा मेरे पास रहे। मैं कितना ज़्यादा तुम्हारे को मिस करता था जब तुम मेरे साथ नहीं होते थे। कितना ज़्यादा मैं चाहता था कि तुम आओ और मुझे टीज़ करो। कितना ज़्यादा तुम मुझे परेशान करो, उतना ज़्यादा ही मुझे खुशी मिलती थी। वो स्माइल जो कि मैंने कभी तुम्हें नहीं दी, वो स्माइल जब भी तुम मुझसे रूठ के चले जाते थे, मैं हमेशा तुम्हारे लिए स्माइल करता था, लेकिन तुम कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखते थे। और कहीं ना कहीं मेरी भी गलती है कि मैंने तुम्हें कभी कुछ नहीं बताया। बट विंग, मैं तुम्हें कैसे बताऊँ? अगर मैं तुम्हें सब कुछ बता देता कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम मुझसे नफ़रत करने लग जाते, तो मैं ये कभी भी झेल नहीं पाता। क्योंकि मैं तुम्हारी आंखों में सब कुछ देख सकता हूँ, गुस्सा देख सकता हूँ, पर अपने लिए नफ़रत नहीं देख सकता हूँ। तो मैंने सोचा यही सही रहेगा कि तुम मुझे एक प्रिंस के रूप में और अपने खड़ूस लहसन के रूप में देखो। तुम मुझसे कभी नफ़रत मत करो। वही मेरी हर सांस में तुम ही हो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, और हाँ, मैं तुम्हारा हूँ, सिर्फ तुम्हारा हूँ। तो मुझे हर्ट करने का और मुझसे कुछ भी बोलने का तुम पे अधिकार है, और मेरे पास तुम्हारे लिए कोई अधिकार नहीं है। तुम यहाँ से आज जा सकते हो, और मैं तुम्हें रोकना भी नहीं चाहता हूँ, क्योंकि ये तुम्हारी मर्ज़ी है, और तुम्हारी मर्ज़ी में ही मेरी खुशी है। आंची का ये कन्फेशन सुन के वहीं की आंखें उसके लिए फ्रीज़ हो गई। उसके हाथ कांपने लगे और उसकी आंखें ग्लिटर करने लगी। वहीं को यकीन नहीं हो रहा था कि लहसन या फिर कोई उससे इतना प्यार कर सकता था। वो पागल था। वो जिस प्यार को पूरी दुनिया में ढूंढ रहा था, हर जगह तलाशने की कोशिश कर रहा था, इतना इतना कुछ कर रहा था, वो प्यार उसके सामने, उसकी आंखों के सामने हमेशा से था। वो प्यार हमेशा, वो वार्मथ उसके पास ही थी, कि उसके प्यार के लिए भी तड़प रही थी। आंची फिर और बोलता है, हुई, तुम्हें गिल्टी फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और तुम्हें रीपे करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये मेरा प्यार है जो कि तुम्हारे लिए बिलोंग करता है, और मेरा दिल भी सिर्फ तुम्हारे लिए बिलोंग करता है। ये सब कुछ जो भी मैंने किया है वो तुम्हारे प्यार के लिए किया है। मैंने कभी भी नहीं चाहा था कि तुम कभी भी मुझसे ये क्वेश्चन पूछो कि ये सारी चीज़ें, मैं कभी नहीं चाहता था कि तुम्हें ये सारी चीज़ें पता चले, क्योंकि मैं चाहता था कि तुम सिर्फ सुरक्षित रहो। ये ज़रूरी नहीं है कि मैं तुमसे प्यार करूं और तुम भी मुझसे प्यार करो। वो सही है, अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो तो तुम्हें अपनी फीलिंग को मेरी फीलिंग को अपने आप पे थोपने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये मैंने कभी नहीं चाहा था। मैं अपने हिसाब से तुमसे प्यार करना चाहता हूँ, और मैंने किया। बट उसके बदले ज़रूरी नहीं है कि तुम भी मुझसे प्यार करो। मैं तुम्हें फ्री करता हूँ ही, तुम जा सकते हो। तुम्हें मेरी फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट हाँ, सिर्फ मैं तुमसे एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि प्लीज़ मुझे तुमसे प्यार करने से कभी मत रोको, कभी भी मत रोको, क्योंकि ये मेरा अधिकार है, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो प्लीज़ कभी भी मुझसे अपने आप को प्यार करने से मत रोकना। ये कहकर वांग जी चुप हो जाता है। फिंग मन में सोचने लग जाता है कि लहसन ऐसे कैसे कर सकता है। वो उससे सच में इतना प्यार करता है। उसका हर गम, उसका हर दुख, उसके बर्बाद हुए इतने साल, हर चीज़ उसने जो पीछे छोड़ दी, उसे उसका कोई गम नहीं है, और वो उसे उसके लिए गिल्टी भी फील नहीं कर पाता है, और इवन उसे फ्यूचर में प्रोटेक्ट करने का भी वादा कर रहा है, जबकि उसकी हालत उससे भी ख़राब हो रखी है। उसने अपनी सारी एनर्जी, अपना सारा ज्ञान, अपनी सारी फैमिली को, और साथ साथ में इतने सारे बॉडी में मार्क को, सब कुछ त्याग दिया सिर्फ उसके लिए। और उसका प्यार इतना ज़्यादा पावरफुल था कि उसने उसे उस दुनिया में भी नहीं जाने दिया। उसके हाथ हमेशा उसे थामे रखे हुए, और हमेशा उसे वार्मथ देकर
इवन उसकी मॉम और डैड का प्यार भी उसके सामने झुक गया। या ज़िंदगी भर कोई उससे इतना प्यार कर पाएगा, ये सोच के वही वांगजी की तरफ देखता है एंड वो बोलता है, लैंसन अब तुम मुझसे क्या चाहते हो? ये सुन के वांगजी कामली बोलता है, कुछ नहीं विंग, मैं तुमसे कुछ नहीं चाहता हूँ, बस मैं ये चाहता हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो और हमेशा स्माइल करते रहो और कभी भी तुम्हें प्यार की कमी नहीं महसूस हो। तुम जब भी मुश्किल में होंगे, कठिनाई में होंगे, जब हर कोई तुम्हारा हाथ छोड़ देगा तो मैं हमेशा तुम्हारा हाथ थामने को तैयार हूँ। जब भी तूफ़ान आएगा तो मैं हमेशा तुम्हारा हाथ पकड़ के तुम्हारे साथ में खड़े रहूँगा। और जब भी तुम्हें प्यार की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं तुम्हें इतना प्यार करूँगा, अनकंडीशनली तुम्हें लव करूँगा कि तुम्हें दोबारा से प्यार की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तुम जहाँ रहो सिर्फ खुश रहो और स्माइल करते रहो। ये सुन के विंग बोलते हैं, इनफ वांगजी, मैं समझ चुका हूँ कि मैं किसके लिए बिलोंग करता हूँ। मेरे पास तुम्हारे लिए शब्द भी नहीं है, तुम्हारे प्यार के बराबर मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता हूँ, ना तो मैं तुम्हें कंफर्ट कर सकता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ मेरा कंफर्ट तुम्हारे पेन को कभी भी कम नहीं कर सकता है। तुमने जितना भी कुछ झेला है मेरी वजह से, जितना भी सेक्रीफाइस किया है, मैं कभी भी उसको पूरे तरीके से रिपे नहीं कर सकता हूँ। हमेशा से सोचता रहा लैंसन कि क्यों तुम मेरी तरफ नहीं देखते हो, क्यों तुम मुझे अटेंशन नहीं देते हो, क्योंकि मैं तुम्हारा अटेंशन चाहता था, क्योंकि तुम मुझे हमेशा अमेज़ करते थे। तुम सबसे अलग थे लैंसन, तुम सबसे अलग थे। तुम्हें अपने आप को दिखाने के लिए वो झूठा चीज़ें नहीं बोलनी पड़ती थी, तुम्हारे अंदर वो हॉनेस्टी थी। तुम कभी भी सबके सामने वो झूठी स्माइल या फिर उन झूठे शब्दों का यूज़ नहीं करते थे। इसी वजह से मैं हमेशा से तुमसे बात करना चाहता था, बट जब तुम मुझे नहीं देखते थे तो मुझे ऐसा लगता था कि तुम मुझे पसंद नहीं करते हो, तुम मुझे हेट करते हो। लेकिन कभी भी उन कोल्ड आइज़ के अंदर मैंने तुम्हारा प्यार नहीं देखा, जिसके लिए तुमने सब कुछ कर दिया। तुमने ज़रा सा भी नहीं सोचा अपने स्टेटस के बारे में, अपनी फैमिली के बारे में। तुमने सब कुछ त्याग दिया। इवन तुमने मेरे लिए अपनी सारी की सारी पावर और अपना ब्लड भी दिया ताकि मेरी डार्कनेस के लिए तुम मेडिसिन बना सको। तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। तुमने मंदिरों की सीढ़ियों में अपने जख्मों के फिक्र ना करते हुए भी सिर्फ मेरा ही नाम पुकारा है भगवान के सामने। तुमने फील्डों में काम किया है सिर्फ मेरे लिए, ताकि मैं सुकून की ज़िंदगी जी सकूं और कभी भी मुझे दुख दर्द ना हो। तुमने रात रात भर मेरा ख्याल रखा है। हर रात जब मैं सो नहीं पाता था, बस कुछ ना कुछ बोलता रहता था, और ऐसी हालत में जिससे मैं कोई भी मुझे देखना नहीं चाहता, मैं चल नहीं सकता था, मैं हमेशा ऐसी हालत में था पूरे पूरे 1 साल तक। लेकिन तुमने कभी भी मुझसे डिस्कस फील नहीं किया। तुमने हर रास्ते में हर गिरते हुए विंग को संभाला और हमेशा मेरा ख्याल रखा। तुमने मेरे को हर रोती हुई रात में मुझे हक किया, और मैं कभी भी तुम्हारे आंसू को नहीं देख पाया कि कितने ज़्यादा कि तुम पेन में थी। कभी भी मैं तुम्हारे दर्द को नहीं समझ पाया, और ना ही मैं कभी समझ पाऊँगा, क्योंकि तुम अलग हो वांगजी। तुम्हारा प्यार बहुत ज़्यादा प्योर हो, और इसके सामने मैं कुछ भी नहीं हूँ, ना ही मैं कभी हो सकूँगा। ये सोच के विंग वांगजी को जकड़ लेता है और उसे बहुत ज़ोर से टाइटली हग कर लेता है। बिना कोई सांस को थामे हुए उसे हग कर लेता है, और ये हग बहुत ज़्यादा टाइट था। आसमान में एक बहुत बड़ी सी बिजली कड़कती है। बारिश और गहरी होने लगी। दोनों के दोनों पेन और दोनों के दोनों आंखों से आंसू और सिसकने की आवाज़ उन पानी की बूंदों में मिट रही थी। लेकिन सामने खड़े हुए इंसान, जिनकी आंखों में ये सारा मंजर देखकर आंसू आ चुके थे, आचिंग और यानली, दोनों के दोनों के आंखों में आंसू गिर गए थे, और वो अपने आप को रोने से रोक नहीं रहे थे। उन्होंने हंगोंजुन और विंग की तकलीफ़ जान के उन्हें रुक वो सिर्फ रो रहे थे कि कितना ज़्यादा इन दोनों ने सफ़र किया था। और दूसरी तरफ विंग ने वांगजी को हक कर लिया। वो उसे काम डाउन कराना चाहता था, लेकिन वो पेन वो जानता था। वो वांगजी को रोने देता है। वांगजी भी विंग को हक कर लेता है और उसकी स्मेल को सूंघता है, जैसे कि वो उसकी ऑक्सीजन है।
और उसे टाइटली हग कर लेता है, जैसे कि वो उसे फॉरएवर के लिए अपनी बाहों से दूर नहीं जाने दे सकता है, चाहे कुछ भी हो जाए। वही मानता था कि वो वांग जी के जितने भी खोए हुए समय है उसे वापस नहीं लौटा सकता है, लेकिन वो कुछ सेकंड के लिए उसे होल्ड करना चाहता था, क्योंकि अभी वांग जी उस कंडीशन में नहीं था। इसीलिए विंग ने वांग जी को टाइटली हग कर लिया और उन बारिश की बूंदों को अपने ऊपर गिरने देने लगा, और किसी की ना फिक्र करते हुए वांग जी को ऐसे टाइटली हग कर दिया जैसे कि वो अकेला नहीं है। अब वो समझ चुका है कि उसे क्या करना है, और वो किसके लिए बिलोंग करता है, और कौन है जो कि उसे बिना कोई सेल्फिश होके भी प्यार कर सकता है, और कौन है जिसका प्यार दुनिया में सबसे ज़्यादा बड़ा है उसके लिए। विंग वांग जी के पास उसके कानों के पास में आते हुए गहरी आवाज़ में बोलता है, जिसमें सच्चाई थी और अब रियलाइजेशन था, प्यार था। विंग बोलता है, लैंसन, आज के बाद मेरी ज़िंदगी, मेरी बॉडी, मेरी सोल, मेरी ब्रेथ और मेरी फीलिंग और हर वो चीज़ और मेरी स्माइल सिर्फ तुम्हारे लिए बिलोंग करती है। 3 साल पहले का जो विंग था वो 3 साल पहले ही मर चुका है, जिसे सबने मरा हुआ सोच लिया है, और अब का विंग सिर्फ तुम्हारा है। ये सेक्रीफाइस कभी भी तुम्हारे लिए खाली नहीं जाएगा वांग जी। मैं आज के बाद खुद को तुम्हें सौंपता हूँ। तुम्हें दोबारा से ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि तुम्हें मुझे टच करना चाहिए या फिर तुम्हारे पास वो राइट है या नहीं है, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में सिर्फ तुम ही एक पर्सन अब रह गए हो, इसका मेरे ऊपर पूरा अधिकार है। आज के बाद मेरा जो दिल है सिर्फ तुम्हारे लिए धड़केगा, मेरी जो आंखें हैं सिर्फ तुम्हें ही एडमायर करेगी, मेरी स्माइल सिर्फ तुम्हारे लिए रहेगी, और मेरी बॉडी सिर्फ तुम्हारी होगी टच करने के लिए। मैं विंग आज के बाद वांग जी को अपना प्यार, अपना फैमिली और अपना सब कुछ डिक्लेयर करता हूँ, और दुनिया में सिर्फ एक ही चीज़ मेरे लिए मैटर करेगी, वो सिर्फ वांग जी है, सच में। और वांग जी, मैं तुमसे प्यार करना चाहता हूँ, तो मैं चाहता हूँ, मैं तुम्हें फैंसी करना चाहता हूँ, और हाँ, मैं तुम्हें अपने दिल में बसा के रखना चाहता हूँ, और मुझे सिर्फ तुम्हारी नीड है, सिर्फ तुम्हारी, बाकी किसी की नीड नहीं है। ये सुन के वांग जी के वेंचक का जब कन्फेशन सुनता है तो उसकी दुनिया एकदम डार्क हो जाती है। उसकी उसका दिल एकदम धड़कना भूल जाता है, उसकी सांसें अटक जाती है, उसकी ग्रिप और ज़्यादा विंग के बालों पे टाइट हो जाती है। वांग जी विंग के पीछे रिपीट करता है, मुझे प्यार करना चाहते हो, मुझे चाहते हो, मेरे साथ चलना चाहते हो, सिर्फ मेरी ज़रूरत है तुम्हें और किसी की नहीं। ये वांग जी विंग के पीछे ब्रेथलेस ही बोलता है, और विंग के चेहरे को कप करता है, और उसके बाद में विंग के फोrehead पे एक ऐसा किस करता है जो कि बहुत ज़्यादा हैवी था। वो ऐसा नहीं, फीलिंग से भरा हुआ, इमोशन से भरा हुआ, और कहीं ना कहीं एक वादे से भरा हुआ। विंग वांग जी को देखकर एक छोटा सा स्माइल करता है, वो स्माइल जो कि वांग जी के हर वो घाव को भर सकती है, जो कि कुछ नहीं भर, कोई एक दवाई भी नहीं भर सकती है। वांग जी विंग को देखता है एंड वो बोलता है, अब। वांग जी जब ये पूछता है तो विंग बिना कोई हेजिटेशन के साथ बोलता है, अब कुछ नहीं लैंसन, अब हम दोबारा से अपनी लाइफ को एक दूसरे के साथ में स्टार्ट करेंगे। कोई पास्ट नहीं, कोई रिग्रेट नहीं, और कोई भी झूठ नहीं, हम दोनों के बीच में कोई भी दीवार नहीं, सिर्फ तुम और मैं, और हमारा फ्यूचर में आने वाला हर जर्नी हम एक दूसरे के साथ में गुजारेंगे। हमें अब किसी की ज़रूरत नहीं है लैंसन, तुम्हें मेरी ज़रूरत है और मुझे सिर्फ तुम्हारी ज़रूरत है, और आगे हमारा रास्ता है। चलो लैंसन, मेरा हाथ पकड़ो और मेरे साथ चलो। हम एक ऐसी दुनिया अपनी बसाएंगे जिसमें सिर्फ तुम और मैं होंगे, जिसमें हमारा प्यार होगा और हमारा आने वाला भविष्य होगा, जिसमें कोई कुछ नहीं होगा। हम दोनों एक दूसरे की फैमिली बनेंगे, हम दोनों एक दूसरे के हमसफ़र बनेंगे, हम दोनों एक दूसरे का सपोर्ट बनेंगे, और हम दोनों ही एक दूसरे के मेडिसिन भी। वांग जी, चलो मेरे साथ में। ये कह के विंग अपने हाथों को आगे बढ़ाता है ताकि वांग जी उसे थाम ले, एंड वो वांग जी को लेकर ऐसी दुनिया में जाए जिसमें वो दोनों ही सुरक्षित हो,
और एक दूसरे के साथ हो। वांग जी बिना कोई हेजिटेशन के साथ अपने हाथों को विंग के हाथों में दे देता है एंड उसके बाद विंग वांग जी को सपोर्ट करके उठा भी देता है। उसके अंदर कोई क्वेश्चन नहीं थे, कोई जवाब नहीं थे, कोई शब्द नहीं थे। वो विंग की बातें मान चुका था क्योंकि यही तो वो चाहता था। विंग वांग जी का हाथ थामे हुए कस के पकड़ लेता है और दूसरे हाथ से वो अपनी चैनचिंग को समन करता है। चैनचिंग भी उड़ते हुए विंग के हाथों में आ जाती है। वांग जी भी अपने कांपते हाथों से बेचैन को समन करता है और बेचैन भी उस जो बॉक्स था उसे खोल के अपने आप उड़ के वांग जी के हाथों में आ जाती है। और विंग और वांग जी के एक हाथों में उनकी चैनचिंग और बेचैन थी और दूसरे हाथों में एक दूसरे के हाथों को, एक दूसरे की उंगलियों को उन दोनों ने इंटरवाइन करा हुआ था और विंग ने उसको स्क्वीज़ करा। उसके फेस में एक स्माइल थी, वांग जी के लिए प्यार था और वांग जी के अंदर एक वार्मथ और एक कामनेस थी। विंग वांग जी को खींचता है और वो दोनों के दोनों उस गहरी बारिश में आगे बढ़ने लग जाते हैं। पीछे यान ली और आचिंग ये सारी चीज़ें देख रहे थे। लैन कुरैन भी देख रहा था, लेकिन आचिंग और यान ली ने विंग को रोकने की कोशिश नहीं करी क्योंकि वो खुद ही इन सब दोनों को देखकर बहुत ज़्यादा भावुक हो चुके थे। उनकी आंखों में आंसू थे और कहीं न कहीं लर्न डिसेबल भी ये देखकर शॉक थे कि कोई किसी इंसान से कितना प्यार कर सकता है और अब दूसरा इंसान उस इंसान को अपने लिए सैक्रिफाइस कर रहा है। विंग और वांग जी आगे बढ़ने लगे। बारिश गहरी होने लगी, उनके हाथों के बीच में से पानी गिरने लगा। उनकी सब कुछ सन्नाटे था, वो सिर्फ फॉरवर्ड की तरफ देख रहे थे। उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। उनके जो पैरों के निशान थे वो रास्ते के जो गारा था उस पे लग रहे थे और 2 मिनट के लिए वांग जी पीछे की तरफ देखता है, लेकिन जब तक वो पूरा पीछे की तरफ देख पाता तब तक विंग उसके हाथों को कस लेता है एंड उसे बोलता है बिल्कुल नहीं, पीछे नहीं देखना है, बिल्कुल भी नहीं, हमें सिर्फ अपने भविष्य की तरफ देखना है। अब वांग जी पास्ट जा चुका है, सब कुछ जा चुका है। हर वो इंसान जो पास्ट में मैटर करता था वो अब नहीं करता है। मैटर करते हैं हम दोनों और हमारा आने वाली जर्नी। वांग जी जल्दी चलो, बहुत सी जर्नी है जो कि हमें एक दूसरे के साथ में गुजारनी है। अब सिर्फ आगे देखो, पीछे मत देखो। जिसे तुम्हें जिसकी ज़रूरत है वो हमेशा तुम्हारे साइड में है। वांग जी इसमें नोट करता है और उसके बाद वो पीछे मुड़ के नहीं देखता है। इसमें लैन कुरैन जब वांग जी और विंग को जाते हुए देखता है तो वो उन दोनों को रोकने की कोशिश करता है। 2 कदम आगे बढ़ा के वो जैसे ही वांग जी को बुलाने वाला था तभी आचिंग लैन कुरैन का हाथ पकड़ लेता है और लैन कुरैन फ्रीज हो जाता है। कुरैन अजीब तरीके से पीछे देखता है कंफ्यूजन के साथ में। आचिंग शीशे उसे ना करती है। आचिंग बोलती है, चांगचन बोलता है उन दोनों को जाने दो। अब वो ऐसे रास्ते में जा चुके हैं, उन्होंने चूज़ कर चुका है एक दूसरे को। अब हमारा कोई राइट नहीं है उन दोनों को रोकने का। वो एक दूसरे से प्यार करते हैं और हाँ, इस जन्म के लिए उन्होंने एक दूसरे को चूज़ कर लिया है। उन्होंने उस बात को चूज़ करा है जिसमें वो सिर्फ एक दूसरे को देखना चाहते हैं, ना कि किसी और को। यानली इसमें नोट करती है। यानली बोलती है, मास्टर किरण, आप पे पहले से ही काफ़ी सारा गिल्ट है। अगर आप उन दोनों को रोकेंगे या फिर उनके अगेन फिर से समर्थन करेंगे तो उससे और ज़्यादा आप गुनहगार बन जाएंगे। आप अगर अपने नेफ़ू की खुशी चाहते हैं तो उसे आशिन के साथ जाने दीजिए। हम भी विंग को जाने दे रहे हैं क्योंकि विंग ने उसे फाइनली चूज़ कर दिया है। आशिन और मास्टर हांगवन जुन के लिए हम कोई नहीं मायने रखते हैं। उन्होंने पहले से चूज़ करा है कि वो अब एक दूसरे के साथ ही रहेंगे, तो हम कोई नहीं होते उन दोनों को रोकने वाले। और तीसरी चीज़ ये है, उन दोनों ने एक दूसरे के प्यार को एक्सेप्ट किया है, एक दूसरे के नाम को एक्सेप्ट किया है। अब आप कितने भी कोशिश कर लीजिए, कभी भी आप विंग के नाम को वांग जी से और वांग जी के नाम के विंग से नहीं जुदा कर पाएंगे। जब तक सदियाँ
गुज़रती रहेंगी, जब तक मौसम चेंज होते रहेंगे, जब तक साल गुज़रते रहेंगे, तब तक ना तो कोई वीइंग के नाम से वांगजी का नाम और वांगजी के नाम से वीइंग का नाम छुड़ा पाएगा। वो हमेशा एक तारे के साथ और एक नाम के साथ जो कि वांगशन हमेशा अमर रहेगा और हमेशा उन्हें हर सदियों में हर कहानी के साथ याद करा जाएगा। उन्हें जाने दीजिए। ऐसा कहकर कुरान भी पीछे हट जाता है। वो समझ चुका था उन दोनों का कि वो वापस नहीं आने वाले हैं और हमेशा के लिए वो जा चुके हैं। उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया है। ये सोच के वो भी अपने हाथों को नीचे कर लेता है एंड लैंड आचिंग एंड यानली तीनों की तीनों वांगशन को हमारे वहाँ से जाते हुए देख रही थी। हवा के कारण उनकी सुगंध उस हवा में फैल चुकी थी। उनके जो पैरों के निशान थे सिर्फ वो ही पानी की वजह से, बारिश की वजह से फुटप्रिंट के रूप में उस रास्ते पर छप गए थे जो कि उनकी कहानी लिखने वाले थे। वांगजी विंग ने पीछे नहीं देखा। एक दूसरे का हाथ पकड़ के, एक दूसरे के वेपन पकड़ के वो दोनों के दोनों सीधा चले गए, बिना कुछ रिग्रेट के, बिना कोई क्वेश्चन के, बिना कोई आंसर के और बिना कोई शब्द के। सिर्फ एक दूसरे को कैरी करे हुए, एक दूसरे का प्यार और एक दूसरे का भविष्य लिए हुए वो अपनी जर्नी को कंटिन्यू करने लगे। और इसी के साथ साथ वो एक ऐसी कहानी बन के रह गए जिसे कोई भी नहीं मिटा सकता है। ऐसी चीज़ जो कि एक दूसरे को कभी भी अलग नहीं कर सकती है और एक ऐसा बन के नाम वो चमक रहे हैं जिन्हें एक दूसरे के साथ कोई नहीं अलग सा कर सकता है। हाँ, अब विंग और वांगजी एक दूसरे के साथ मिल चुके हैं और विंग वांगजी का नाम और वांगजी विंग का नाम बन चुका है और ये साथ मिलके एक वांगशन नाम को चमका रहे हैं जिनकी कहानी अमर है और हमेशा आज़ाद है। विंग और वांगजी कब उस जंगल के छोर पे या फिर उस रास्ते में गायब हो जाते हैं आचिंग और तीनों को कुछ नहीं पता चलता है। इवन डिसेबल भी उन दोनों को वहाँ से जाते हुए दिखा रहे थे। विंग और वांगजी ने फुल विंग और वांगजी ने जब तक वहाँ से वो डिसेबल नहीं हो गए उन्होंने एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ा। एक दूसरे के हाथ को कस के पकड़ के वो उस रास्ते से सीधा सीधा वहाँ से निकल गए और कब कोहरे में गायब हो गए किसी को नहीं पता चला। और हमें एक वॉइस आती है जो कि बहुत ज़्यादा मेलोडिक थी और उनके जाने के बाद हमें ये सुनाया जाता है जो कि विंग के मन की आवाज़ थी। वांगजी, जब तक ये समुद्र किनारों से टकराता रहेगा और जब तक आसमान में सितारे चमकते रहेंगे तब तक हम दोबारा मिलते रहेंगे। हर युग में, हर दुनिया के हर कोने में न तुम मुझसे छुप सकते हो न मैं तुमसे छुप सकता हूँ। इस दुनिया को और गॉड को हमें दोबारा से हर जन्म में एक दूसरे से ज़रूर मिलाना होगा क्योंकि हमारा प्यार अमर है। जब जब मेरा नाम लिखा जाएगा तब तक तुम्हारा नाम भी लिखा जाएगा और जब जब तुम्हारा नाम लिखा जाएगा तब तक मेरा नाम भी लिखा जाएगा। तुम्हारा नाम और मेरा नाम जुड़ चुका है जिसे कोई भी नहीं ठुकरा सकता है। हर कहानी के आखिरी में हमेशा हम दोनों एक दूसरे के साथ और एक दूसरे का हाथ पकड़ के इस तरीके से जाएंगे। हर जन्म में जब भी हम एक दूसरे से मिलेंगे तो हमेशा अपने बिताए गए हर पलों को याद करेंगे और ये याद करेंगे कि हमारा प्यार कभी भी ना तो कम हुआ है ना तो कभी होगा। माना हम दोनों की आत्मा वही रहेगी और शरीर बदल जाएगा लेकिन फिर भी मेरे दिल में तुम्हारे लिए जो प्यार होगा वो कभी नहीं बदल पाएगा। हम दोनों की कहानी हमसे शुरू होती है और हम पे ही जाके ख़त्म होती है। वांगजी, हम सिर्फ एक कहानी बन के नहीं या फिर एक नाम बन के नहीं रह गए हैं, हम एक यूनिवर्स और एक फैंडम बन के रह गए हैं जिसमें हर इंसान हमारी प्यार की कहानी को नई से शुरुआत करता है। हर एक कहानी में हमारे पात्र अलग रहेंगे लेकिन हम दोनों का एक दूसरे के लिए प्यार हमेशा अमर रहेगा। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता रहूँगा वांगजी और मेरे अंदर सिर्फ तुम्हारे लिए फीलिंग्स होगी तो फ़र्क नहीं पड़ता है कि कहानी के आखिरी में क्या हो। लेकिन
हर कोई जानता है कि हमारी कहानी की आखिरी की शुरुआत में हमेशा हम दोनों एक दूसरे को पा लेंगे और इसी तरह हम अपनी ज़िंदगी की और भविष्य आने वाली जो यात्रा है उसे करते रहेंगे, क्योंकि वांगशन की जो कहानी है वो हमेशा कॉन्टिन्यूअस रहेगी और फैंडम जितना ज़्यादा बढ़ता रहेगा उतना ज़्यादा हम दोनों की कहानी फैलती रहेगी, उतना ही लोग हम दोनों की प्यार की कहानी के बारे में जानेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से तुमने मेरे लिए सेक्रीफाइस किया और मैंने तुम्हारे प्यार को समझा और हम दोनों किस तरीके से एक से दो बन गए हैं। ये कहते कहते वो हवा रुक जाती है, वो पल वही थम जाता है। वेन की आवाज़ें उस पूरे समुद्र में या फिर उस पूरी जगह में हवाओं में फैल गई और गूंजने लगी, और विंग और वांगजी वहाँ से अपने प्यार के लिए और अपनी आने वाली जर्नी से और सब कुछ भुला के एक दूसरे के साथ हाथ में हाथ रखे हुए वहाँ से चले गए। और इसी के साथ में हमारी इस कहानी का समाप्ति हुई। गाइस, मुझे ज़रूर बताना कि आपको ये कहानी कैसी लगी और ख़ासकर इसका लास्ट पार्ट कैसे लगा। और हाँ, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना कि आपको क्या लगता है कि सबसे ज़्यादा किसने सफ़र किया, और हर यूनिवर्स में क्या वांगशन हैप्पी एंडिंग डिज़र्व करते हैं या नहीं। प्लीज़ ज़रूर कमेंट करना, मैं इंतज़ार करूँगी आपके कमेंट्स का। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। और हाँ, अगली स्टोरी मैं जल्दी दे दूँगी। अगली स्टोरी एनिग्मा वर्स होने वाली है, तो हम वो जल्दी दे देंगे। तब तक के लिए अलविदा लेते हैं इस कहानी को। जिसे जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हो उतना ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करना। बाय बाय।